एवं देश के अन्य राज्यों से जुड़े सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ छात्र छात्राएं, गुरुजन, सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत भ्रमणशील एवं संसाधित विशेष अध्यापक गणों से हम कहना चाहते हैं कि यह पटल प्रारंभ से ही विशेष शिक्षा के विशेषज्ञों व शिक्षाविदों से समन्वय बनाते हुए विशेष शिक्षा क्षेत्र में कदम रखने वाले छात्र छात्राओं व कार्य करने वाले पुनर्वास कर्मियों के हितार्थ व लाभार्थ कार्य कर रहा है। पटल का कार्यक्रमों के माध्यम से सदैव यह प्रयास रहा है कि श्री नागेश सर के तकनीकी ज्ञान व अनुभव के सहयोग एवं समन्वय से आपको पाठ्यक्रम से संबंधित गुणवत्तापूर्ण सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाए। इसी क्रम के अंतर्गत आज हम सबके प्रिय और अब पूरे पूर्वांचल के प्रिय राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेषज्ञता की पहचान रखने वाले श्रद्धेय श्री नीरज मधुकर सर मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। सर के परिचय के रूप में मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कहां से प्रारंभ करूं। श्री नीरज सर छात्र जीवन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं। उन सब का प्रभाव आपकी विशेषज्ञता पर रहा है। आपके द्वारा गैर सरकारी संगठनों से अपनी विशेषज्ञता की यात्रा प्रारंभ करते हुए विभिन्न सरकारी संगठनों, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र भी सम्मिलित हैं, के विशेषज्ञ पदों को सुशोभित किया गया है। आपके द्वारा क्षेत्रीय स्तरों पर बहुत सारी पुनर्वास संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिकाओं का निर्वहन किया गया है। आपकी संप्रेषण क्षमता इतनी प्रभावी है कि जो भी आपसे मिलता है, आपको सुनता है, आपका ही बन के रह जाता है। आपके द्वारा प्रशिक्षित मानव संसाधन देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहे हैं। वर्तमान में श्री नीरज सर के द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून के मार्गदर्शन में कार्यरत समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र गोरखपुर में सहायक प्राध्यापक पद को सुशोभित किया जा रहा है। समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र गोरखपुर द्वारा दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में आदरणीय श्री रमेश पांडे सर के नेतृत्व व मार्गदर्शन में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपकी भूमिका रहती है। सर, आपका तकनीकी ज्ञान, संप्रेषण क्षमता एवं कार्य करने की शैली विशेष शिक्षा क्षेत्र के हमारे नवीन शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। समय समय पर विशेष शिक्षा क्षेत्र के पुनर्वास विशेषज्ञों की आवश्यकता पर, चाहे वह सुझाव व परामर्श रूप में हो या मार्गदर्शक के रूप में, आप सदैव उपलब्ध रहे हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों में विशेष शिक्षा एवं पुनर्वास के क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञों में आपका भी एक विशेष स्थान है। सर, यहाँ हम यह भी उल्लेख करना चाहेंगे कि विशेषकर उत्तर प्रदेश में जब बधिरांधता एवं बहुदिव्यांगता के क्षेत्र में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर विद्यालय या पुनर्वास केंद्र संचालन के संबंध में कोई संतोषजनक परिस्थिति नहीं है, तब ऐसी स्थिति में संचालित संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं को वह व्यवहारिक ज्ञान प्रदान नहीं हो पाता जिनकी आवश्यकता एक विशेष अध्यापक के रूप में क्षेत्रों में पड़ती है। वर्तमान परिस्थिति में जब दिव्यांगता वर्गीकरण क्षेत्र विस्तारित हो चुका है और उक्त सभी प्रकार के दिव्यांगता विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कर उनसे सेवा प्राप्त किया जाना संभव नहीं है, ऐसी परिस्थिति में जो भी
जो भी मानवीय संसाधन हमारे समुदाय में हैं और प्रशिक्षण केंद्रों में भविष्य के विशेषज्ञ के रूप में संकलित हैं, उन्हें ही सभी प्रकार के दिव्यांगजनों से संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान कर सशक्त बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम अंतर्गत बधिरांधजनों के आकलन एवं शिक्षण प्रशिक्षण पद्धतियों को अधिगम कराने हेतु निर्धारित किया गया है। इन बच्चों के साथ कार्य करने के लिए सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति अति आवश्यक है। कक्षा कक्ष में सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने के विभिन्न स्रोत हैं, परंतु व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता सापेक्ष उपलब्धता नहीं हो पा रही है। उक्त हेतु श्री नागेश सर के माध्यम से किए गए हमारे अनुरोध को आपने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। सर, हम सभी इस हेतु आपके आभारी हैं। हम सभी को पूर्ण विश्वास है कि निर्धारित एवं विषयाधारित आपके उद्बोधन से सभी प्रशिक्षु छात्र छात्राएं एवं संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाले विशेष अध्यापक व पुनर्वास कर्मी लाभान्वित होंगे। इस ऑनलाइन कार्यक्रम की सीमाओं के कारण सर, आपको आयोजक मंडल की तरफ से पुष्प गुच्छ व माल्यार्पण तो भेंट नहीं कर पाया, परंतु शब्द गुच्छों को वाक्यों के हार में पिरोकर आपको समर्पित करने का प्रयास किया है। सर, इसी अपेक्षा के साथ कि आपके अनुभव आधारित उद्बोधन से हम सभी अभिभूत होंगे, इस ऑनलाइन कार्यक्रम पटल को आपके उद्बोधन के लिए सादर अनुरोध के साथ प्रस्तुत करता हूं। पुनः सादर नमन एवं धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जायसवाल भाई साहब। नमस्कार, मैं नीरज मधुकर सीआरसी गोरखपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। RSBI के माननीय प्रबंधक श्री राकेश जैन साहब, आज के इस कार्यक्रम के समन्वयक श्री नागेश पांडे जी, मेरे बड़े भाई श्री दीपक जायसवाल जी, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए प्रशिक्षुगण, अध्यापकगण, विशेष शिक्षक, दिव्यांगजन, उनके अभिभावकगण, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इस बात के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं कि आज आपने हमें अपने साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। मैं आपको बताता चलूं, अभी दीपक भाई साहब ने बताया कि पूर्वांचल में दूसरा वर्षगांठ मना रहा है सीआरसी गोरखपुर। मैं आपको बताऊं कि 2 सितंबर 2018 को जब सीआरसी गोरखपुर का फॉर्मल इनॉग्रेशन हुआ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और माननीय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा साहब से आए हुए यहाँ पे, और उनके द्वारा जब यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया तो बड़ी उम्मीदें थी पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र को किया जाएगा। तो इस क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी रिहेबिलिटेशन के फील्ड में। लोगों को उम्मीदें इसलिए भी थी कि जापानी इंसेफेलाइटिस की वजह से पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में बहुत दिव्यांगता की स्थिति एक भयावह रूप लेती चली जा रही थी और अभी बहुत हद तक इस पर अंकुश पाया गया है। पिछले 2 वर्षों में वो सीआरसी के प्रयास से नहीं, लेकिन राज्य सरकार के प्रयास से, और जो यहाँ पे ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनके प्रयास से, क्षेत्रीय स्तर पर जो चिकित्सा के संस्थान हैं उनके प्रयास से, और विगत 1 वर्ष से जो काम कर रहा है यहाँ पे एम्स, पूर्वांचल के क्षेत्र में गोरखपुर में जो एम्स अभी स्थापित हुआ है, उनके प्रयास से, उन समस्त संस्थाओं के प्रयास से कहीं ना कहीं इसके दिव्यांगता के प्रभावों को, दिव्यांगता की स्थिति को रोकने में और जापानी इंसेफेलाइटिस के प्रभावों को रोकने में मदद मिली है। और आज की जो स्थिति है उसको काफी हद तक नियंत्रण में माना जा सकता है। आज जिस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं, वो नागेश भाई साहब ने एक चर्चा की थी हमसे कि बहुत दिव्यांग बच्चों के शिक्षण तकनीकी के ऊपर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई संस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं है जो बहुत दिव्यांगता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रहा हो। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सीआरसी गोरखपुर में अभी करीब 22 तकनीकी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं और पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में
40 से ज्यादा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को हम अपनी पुनर्वास सेवाएं पहुंचाने में लगे हुए हैं। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे ऊर्जावान रमेश कुमार पांडे जी के दूरदृष्टि सोच को। और हमारी जो टीम है हमेशा तत्पर रहती है काम करने के लिए। उस टीम मैं तो उसका एक छोटा हिस्सा हूँ, लेकिन आप सबों के द्वारा जो मनोबल बढ़ाया जाता है इस तरह से, उससे जिम्मेवारी का बोझ और अपने ऊपर बढ़ जाता है। वो आप लोगों के द्वारा इस तरह के जो शब्द बोले जाते हैं कि आपने पिछले 2 सालों में जो काम किया है वो काबिल तारीफ है, तो वो आपके जो शब्द हैं वो हमारे कंधों के ऊपर और जिम्मेवारी लाद देते हैं, क्योंकि उम्मीदें आपकी और हमसे बढ़ जाती हैं, क्षेत्र की उम्मीदें और हम लोगों से बढ़ जाती हैं, सीआरसी से बढ़ जाती है। तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा, हमारी टीम सीआरसी भरपूर कोशिश करेगी कि पूर्वांचल के इन उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं, हमारी टीम खरा उतरे और सीआरसी इसी तरह आगे बढ़ता रहे। मैं बतलाना चाहता हूं, 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को जब क्रियान्वित किया गया 2017 में, तो उसके बाद दिव्यांगता की जो श्रेणी थी वो 7 डिसेबिलिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में, जो 1995 के एक्ट थे उसमें, और 4 डिसेबिलिटी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 का जो था उसमें, जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो तत्कालीन मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता था, वो मेंटल रिटार्डेशन ओवरलैपिंग कंडीशन में था। तो अगर कुल माने तो 10 डिसेबिलिटी पहले से शामिल थी, और उस 10 डिसेबिलिटी को बढ़ा करके सरकार ने विभिन्न परिस्थितियों को देखा, सामाजिक जरूरतों को देखा, और दिव्यांगता की अलग अलग जो नीड है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, उसको देखा। तो उसको देखते हुए 21 अलग अलग तरह के दिव्यांगताओं के बारे में उसमें विवरण प्रस्तुत किया, उसमें शामिल किया गया। ये समस्या 1995 में भी हुई थी, जब 7 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया था, जिसमें प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात और स्वलीनता को नहीं शामिल किया गया था। तो मांग उठी थी कि इसको क्यों नहीं शामिल किया गया दिव्यांगता के श्रेणी में। तो उसको उस समय इग्नोर किया गया था, और उसके बाद एक पूरक अधिनियम के तौर पे 1999 में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम को लाया गया था, और उसमें उसको शामिल किया गया। उनकी जरूरतें पूरी हो गई, लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब 2012 में ये पहली बार सभा के सदन के टेबल पे रखा गया था इसका ड्राफ्ट, इस एक्ट का। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। जी बताएं। हेलो जी बताएं। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा सर। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं सर, सभी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है सर। अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। जरूर। ठीक है आवाज? हाँ बिल्कुल। अभी ठीक है? ओके मैंने ईयरफोन निकाल दिया है। तो इस परिस्थिति में जो 21 तरह की दिव्यांगताएं आई, उसमें एक समस्या आई सबसे अंतिम दिव्यांगता जो थी उसमें, कि बहुदिव्यांगता के साथ इसको डेफ ब्लाइंडनेस को शामिल किया जाए, या डेफ ब्लाइंडनेस को एक अलग कैटेगरी में डाला जाए। पूरे देश में जो डेफ ब्लाइंडनेस के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था है सेंस इंटरनेशनल इंडिया, और बहुत सारे एडवोकेसी ग्रुप हैं जो डेफ ब्लाइंडनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। उन सब ने बताया कि डेफ ब्लाइंडनेस एक सामान्य तौर पे जो बाकी के डिसेबिलिटीज हैं उनकी तरह नहीं है। ये डिसेबिलिटी अलग तरह की डिसेबिलिटी है, बिकॉज इसमें दोनों सेंसरी चैनल, जो हमारे पास जो 5 सेंसरी चैनल्स हैं, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है और त्वचा है, इसको माना जाता है हियरिंग सेंस है, विजन सेंस है, टैक्टाइल सेंस है, गैस्ट्रेटरी और ऑल्फैक्टरी सेंस। ये 5 सेंसेज को प्रमुख चैनल के तौर पे माना जाता है। और मारिया मोंटेसरी का नाम सबने सुना होगा। मारिया मोंटेसरी ने बोला था सेंसेज आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, और उन्होंने ये बताया था कि हम वातावरण से जो कुछ भी सीखते हैं उसमें सारी चीजें हमारे सेंसरी चैनल के थ्रू ही होकर के हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। और उसमें सेंसरी चैनल्स को 2 भागों में अगर बांटा जाए तो नियर सेंसेज और फार सेंसेज के रूप में बांटा जा सकता है, कि वातावरण से जो संवेदनाएं लेते हैं
उसमें कुछ चैनल अपने ऐसे हैं जो संवेदनाओं को दूर से ग्रहण करते हैं, जैसे हम कुछ लंबी दूरी से देख करके या सुन करके संवेदनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर ठंडा है कि गर्म है ये पता करना हो कोई सामान, तो उसको बहुत नजदीक जाकर के स्पर्श करना पड़ेगा। सूंघने के लिए भी एक लिमिटेड दूरी का अपना दायरा है, एक उसकी भी सीमा है। इसी तरीके से दूसरे और जो सेंसेज हैं, जो नए तौर पे आगे जब आप पढ़ते हैं और नए सेंसेज के बारे में पढ़ना होता है, शुरुआती दौर में 5 सेंसेज के बारे में पढ़ते हैं, पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो काइनेस्थेटिक सेंस, प्रोप्रायोसेप्टिव सेंस और वेस्टिबुलर सेंस, ये 3 नए सेंसेज के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। और वेस्टिबुलर सेंस जिसका ऑर्गन कान के अंदर पाया जाता है, काइनेस्थेटिक सेंस और प्रोप्रायोसेप्टिव सेंस, ये दोनों सेंसेज जो हैं वो मसल्स के जॉइंट्स के पास में पाए जाते हैं और ये मसल्स के थ्रू इंफॉर्मेशंस पूरे ब्रेन तक पहुंचाते हैं अलग अलग जगहों से। तो इस परिस्थिति में हम अगर कुल देखें तो 5 और 3 8 सेंसरी चैनल्स हमारे होते हैं, जिसमें मुख्यतः 5 सेंसरी चैनल्स है और उसमें भी फार सेंस तो उसमें 2 सेंसेज हमारे काम करते हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करने में हमारी मदद करते हैं। ये समस्याएं मौजूद होती है जिसकी वजह से हमारा संवेदना ग्रहण करने की जो हमारी क्षमता है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, बहुत ही सीमित हो जाती है। वातावरण से संवेदना ग्रहण करने के आधार पर अगर देखें तो करीब करीब 84% देख करके, 11% 11% सुन करके, 3.5% टैक्टाइल सेंस के द्वारा और बाकी जितने सेंसरी चैनल्स हैं उनके द्वारा करीब करीब 1.5% के आसपास 1.5% के आसपास ये संवेदनाएं हम लोग ग्रहण करते हैं। सो इस परिस्थिति में अगर आंख और कान ये दोनों ही बाधित हो जाएं, ये दोनों ही जो पाथवे है ये हैम्पर्ड हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है और उनकी तुलना बाकी के दूसरे डिसेबिलिटीज के साथ नहीं की जा सकती है। और इस परिस्थिति में जो एडवोकेसी ग्रुप है डेफ ब्लाइंडनेस का, उन्होंने कहा कि ये एक यूनिक डिसेबिलिटी है और इसको सारे श्रेणी से अलग रखा जाए, इनको शामिल न किया जाए बाकी 21 डिसेबिलिटी में, ये 22वां एक अलग से कैटेगरी रखा जाए। पर सरकार की भी अपनी सीमाएं होती है, डिसेबिलिटी किसको रखना है किसको नहीं रखना है वो कमिटी डिसाइड करती है। और समहाउ रीजन जो फाइनल हो पाया, जब फाइनल अपना एक्ट बन करके सामने आया तो उसमें 21 डिसेबिलिटी तो रही, लेकिन 21वीं डिसेबिलिटी में इन्होंने एक अलग से डिसेबिलिटी को शामिल किया, मल्टीपल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। इस तरह के शब्दों का वहां पे लिखने का काम किया। सो डेफ ब्लाइंडनेस को एक अलग तरह की कैटेगरी में तो रखा, लेकिन मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ ही उसको टैग कर दिए, बिकॉज मल्टीपल डिसेबिलिटी का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो 1999 के डेफिनेशन में भी उसको 2 या 2 से अधिक दिव्यांगताओं की श्रेणी में ही रखा जाता है कि उसको एक संयोग के तौर पे माना जाता है कि 2 या 2 से ज्यादा दिव्यांगताओं की श्रेणी अगर एक ही व्यक्ति के अंदर पाया जाता है तो उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी की श्रेणी में रखा जाता है। तो यही परिस्थिति इसमें भी थी, डेफ ब्लाइंडनेस में भी थी, लेकिन चूंकि दोनों फार सेंसेज हमारे इसमें प्रभावित हो रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही गंभीर स्तर पर प्रभावित होती है, इसकी वजह से उसको एक अलग कैटेगरी में रखने का काम किया गया। और हम धीरे धीरे, मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ प्रेजेंटेशन मोड में भी चलता रहूं ताकि हमारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उससे आप लोगों को समझना और हम एक लाइन में आगे बढ़ते रहेंगे, वो दोनों काम हमारा साथ साथ चलता रहेगा ताकि जो आज की चर्चा है वो कहीं पॉइंट से भटक न जाए और इस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा स्लाइड आप लोगों को दिख रहा है? जी सर, स्लाइड प्रेजेंटेशन दिख रहा है सामने? जी 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 जी, थैंक यू। सो इस परिस्थिति में हम ये देखते हैं कि डेफ ब्लाइंडनेस जो है उसके डेफिनेशन को अगर देखें, डेफिनेशन
डेफ ब्लाइंडनेस का अलग से कोई डेफिनेशन अपने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में तो नहीं दिया गया है, और पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी अलग से कोई डेफिनेशन नहीं था। मल्टीपल डिसेबिलिटी के साथ ही इसको टैग किया गया है। लेकिन अगर आइडिया का डेफिनेशन देखें, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट जो है अमेरिका का, और उसके डेफिनेशन को देखें, और बाद में फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का डेफिनेशन है, वो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है। तो उसको अगर देखें तो उसमें कहता है कि यह एक कंडीशन है, डेफ ब्लाइंडनेस एक कंडीशन है जिसमें विजुअल और हियरिंग इंपेयरमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का एक सम्मिश्रण है, और उसकी वजह से गंभीर संप्रेषण से संबंधित और डेवलपमेंटल और लर्निंग नीड्स से संबंधित गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी शिक्षा प्रभावित होती है, उनका एजुकेशन प्रभावित हो जाता है, और उसकी वजह से उनको ऐसे किसी भी विद्यालय में नामांकित नहीं किया जा सकता है जो किसी सिंगल डिसेबिलिटी के लिए बनी हुई हो। बिना सप्लीमेंट्री असिस्टेंस के ऐसे विद्यालयों में उनको नहीं डाला जा सकता है। जैसे पहले की स्थिति थी, हमको पुणे का एक वाकया याद आता है। हमारे मित्र वहां पे स्कूल चलाते थे डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए, और सेक्रेटेरिएट में वो एक फाइल लेकर के गए थे। तब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट नहीं था, शुरुआती दौर था, और आज से करीब करीब 15 साल पहले की ये कहानी है। एक बहुत उच्च स्तरीय जो ऑफिसर थे, उन्होंने बतलाया कि हम आपको डोनेशन तो दे सकते, डोनेशन नहीं बोल सकते, उसको ग्रांट बोलेंगे, कि सरकार के तरफ से ग्रांट तो दे सकते हैं, लेकिन इस फाइल का 2 टुकड़े करके लाओ। 2 टुकड़े मतलब हम डेफ के लिए आपको ग्रांट दे सकते हैं, हम ब्लाइंड के लिए आपको ग्रांट दे सकते हैं, पर डेफ ब्लाइंड के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। ये सच्चाई थी, और ये सेंसिटाइजेशन का स्तर था उच्च स्तरीय जो हमारे ऑफिसर से, कार्यरत जो ऑफिसर से, उनके बीच में। उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, या फिर वो समझना नहीं चाहते थे कि डेफ ब्लाइंड बच्चों की समस्या बेसिकली क्या हो सकती है, और इसकी गंभीरता को वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। अब हम अगर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के डेफिनेशन को देखेंगे तो हम देखते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी वन ऑफ द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। देखिए इसमें 2 चीजें आती है, एक तो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, और दूसरा जब आप पढ़ेंगे तो एक्ट में कहीं कहीं चर्चा है बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी मतलब सारे के सारे 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है, लेकिन जब बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो उस 50% मिनिमम होना जरूरी है, तो उसको बेंचमार्क आता है। और उसमें कहा गया है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी मोर देन वन ऑफ द अबव स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस, which means a condition in which a person may have combination or of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental and educational problem. Again इन्होंने भी वही चीज किया है कि इसमें भी एक कम्बिनेशन और विजुअल इंपेयरमेंट का, जिसकी वजह से संप्रेषण से संबंधित, विकास से संबंधित और शिक्षा से संबंधित गंभीर बाधाएं उत्पन्न होती हैं। अब इसके बाद अगर हम कंक्लूजन देखें इसका एक्ट के हिसाब से, तो उसमें ये बतलाया जाता है कि ये दोनों डेफनेस और ब्लाइंडनेस दोनों एक साथ इसमें आता है। एक साथ मतलब एक टाइम में नहीं है। मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँ कि परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है, इसीलिए ब्लाइंडनेस एक यूनिक डिसेबिलिटी तो है, और साथ साथ जब देखेंगे इसके टाइप्स को देखेंगे तो उसमें भी कई अलग अलग परिस्थितियां आएंगी, जिसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें दूसरी परिस्थिति आती है कि मैक्सिमम केसेज में, और मैं अगर डेटा तो हमारे पास एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन 70 से 80% केसेज में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पल्सी और फिजिकल डिसेबिलिटी, ये तीनों ही शामिल होती है। ये तीनों ही इसके अंदर एक एडिशनल डिसेबिलिटी के तौर पे शामिल होती है, इवन ऑटिज्म की कंडीशन। और मैं पूर्वांचल के क्षेत्र की बात करूं, अभी तक पिछले 2 सालों का अगर हम डेटा का एनालिसिस करते हैं, गोरखपुर के डेटा का एनालिसिस करते हैं सीआरसी का, तो उसमें भी हमारे पास एक बड़ी संख्या ऑटिज्म की अभी सामने आ रही है।
और ऐसी परिस्थिति में हमको उनके लिए भी कहीं ना कहीं शैक्षिक नियोजन करने की जरूरत है, क्योंकि ऑटिज्म के केसेस आए दिन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों का, हालांकि मत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि छोटे बच्चे जो मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से भी ये समस्या आ रही है। कितना ये सही है यह भी साइंटिफिकली उससे प्रूव नहीं है। और दूसरी चीज इन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन इसकी वजह से, चूंकि हियरिंग और विजन दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं, तो इसमें इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम हो जाता है और इंफॉर्मेशन का एक्सेस लिमिटेड हो जाता है, बिकॉज हम मैक्सिमम चीजों को देख करके या सुन करके सीखते हैं, सो इनके लिए एक्सेसिबल इन्वायरमेंट नहीं हो पाता है और इनको इंफॉर्मेशन हैम्पर्ड होकर के मिलता है। उसके बाद कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन का इनको डेफब्लाइंड बच्चों को। प्रत्येक बच्चा का कम्युनिकेशन का एक अलग पैटर्न है, एक अलग तरीका है जिससे वो बात करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि पाम प्रिंटिंग के थ्रू हाथ पे लिख करके बात करें। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको देखने की क्षमता तो थोड़ी बची हुई है, रेसिडुअल विजन बचा हुआ है, रेसिडुअल हियरिंग बची हुई है, तो हो सकता है कि उनका देखने की क्षमता का इस्तेमाल वो कर पाए और बोलने की भी जो क्षमता है उसका भी इस्तेमाल करके कुछ टूटी फूटी भाषा बोल सके। सो ऐसी परिस्थितियों में इनके साथ समस्याएं जो आती हैं वो बड़ी जटिल होती चली जाती है और आसपास के क्षेत्र में इनको मूव करने में ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम, मोबिलिटी का प्रॉब्लम इनके साथ देखने को मिलता है और इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होती है। हर स्तर पर दिन के शुरुआत से, दैनिक दिनचर्या से लेकर के शुरुआती दैनिक दैनंदिनी जो है डेली लिविंग एक्टिविटीज, एडीएल की एक्टिविटीज जिसको बोलते हैं, वहां से लेकर के और आगे रात के सोने तक की स्थिति में इनको हमेशा किसी न किसी मदद की जरूरत पड़ती है अगर सीवियर केसेज हो जाते हैं तो। अब कैटेगरीज की अगर बात करें तो डेफ ब्लाइंडनेस के कैटेगरीज को बांटना बहुत मुश्किल है, लेकिन एजुकेशनल पर्पज से या रिहेबिलिटेशन के पर्पज से अगर इसको बांटे तो दो आधार है इसके डिस्ट्रीब्यूशन के, क्लासिफिकेशन के, और उसमें ये जो डेफ ब्लाइंडनेस की स्थिति है ये कब आई है उसके आधार पर और आधार पर ये दोनों ही परिस्थितियों में आपकी आवाज नहीं आ रही सर, कुछ टेक्निकल कारणों से सर की आवाज बीच में ब्रेक हुई है। प्रेजेंटेशन सबका आ रहा है गया हूँ जी, मैं वापस जुड़ गया हूँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था किसी कारण। कोई बात नहीं सर, सर तो कट गया होगा फिर। हाँ प्रेजेंटेशन आ रहा है, प्रेजेंटेशन आ रहा है सर, प्रेजेंटेशन आ रहा है। आ रहा है, ओके। सो इस परिस्थिति में जो उसकी परिस्थितियां हैं उसके आधार पर हम देखते हैं कि ब्लाइंडनेस है और हियरिंग इंपेयरमेंट है। पहले हो डेफनेस बाद में आई, डेफनेस पहले है, ब्लाइंडनेस बाद में आई, या दोनों ही जन्म के बाद की स्थिति में आते हैं। सो ये चार परिस्थितियां उसमें बन सकती हैं। कुछ ऐसे सिंड्रोमिक कंडीशन है जिसकी वजह से, जैसे असर सिंड्रोम एक बहुत बड़ा रीजन है डेफ ब्लाइंडनेस का, और ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि डेफनेस की स्थिति बचपन से आ जाती है, ब्लाइंडनेस धीरे धीरे करके वो आगे 10 वर्षों में 15 वर्षों की उम्र होते होते तक वो ब्लाइंडनेस की स्थिति आती है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें डेफनेस और ब्लाइंडनेस के अलावा उनके बैलेंस की भी समस्या देखने को मिलती है। सो हर एक परिस्थिति में अलग अलग स्थिति के हिसाब से बच्चों की समस्याएं अपनी विशिष्ट हो सकती है, तो एक यूनिक डिसेबिलिटी उसके अंदर आ सकता है। दूसरी जो कंडीशन है कि सीवियरिटी के बेस पे अगर देखें
सीवियरिटी के बेस पे हो सकता है कि सुनने की क्षमता थोड़ी बची हो और देखने की क्षमता भी बची हो। दूसरी परिस्थिति है कि सुनने की क्षमता बिल्कुल नहीं बची है और देखने की क्षमता भी बिल्कुल नहीं बची है। सो ऐसी परिस्थिति में 4 भागों में अगर बांटा जाए तो ब्लाइंड विद सीवियर डेफ, ब्लाइंड विद हार्ड ऑफ हियरिंग, लो विजन विद सीवियर डेफ और लो विजन विद डेफ हार्ड ऑफ हियरिंग। एक बार कुछ प्रॉब्लम है सर? आवाज जा रही है मेरी? पुनः कर दीजिए, पीपीटी पुनः प्रेजेंट कर दीजिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, मैं करता हूँ सर, करो मैं कर रहा हूँ सर। जो पानी ठंडा ठंडा लेता है अच्छा लगेगा लड़की। हाँ यार हमारी मसाज में मंदिर जाकर बोल दिया था मसाज करिए हो। सत्यपाल जी कौन है? आप अपना माइक म्यूट कर ले सर। जस्ट 1 मिनट जोड़ना पड़ेगा और कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लोग प्रेजेंट कर देते हैं ना, इसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। हाँ, उसकी वजह से थोड़ी समस्या आई है, उसी की वजह से समस्या आई है। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं हमसे, तभी लोगों से निवेदन है, कृपया प्रेजेंट की बटन न दबाएं, अपना माइक म्यूट रखें, जिससे आसानी के साथ विद्वत्तापूर्ण यह शब्दावली आप तक, हम तक पहुंचे। सभी से निवेदन है, यहाँ पे सभी स्पेशल टीचर और सभी विद्वत अध्यापक जन हैं, आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया प्रेजेंट की बटन न दबाएं, माइक को म्यूट रखें। जी प्रेजेंट हो गया सर। जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू। सो तरफ हम चलते हैं। कोई तो है जो डिस्टर्ब कर रहा है, नागेश साहब। जी सर, मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ आवाज आ रही, आप बोलो। नागेश सर, मुझे आवाज आ रही सर। ओके, कोई तो है जो डिस्टर्ब कर रहा है, पर कॉल करने की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी जी, हम लोग आगे बढ़े तो इम्प्लीकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि मल्टीपल इसका डेफ ब्लाइंडनेस का इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है जीवन के ऊपर। तो उस पर एक हेलन केलर का कोट याद आता है कि बताया था, ब्लाइंडनेस सेपरेट्स अ पर्सन, डेफनेस सेपरेट्स हिम फ्रॉम पीपल। व्यक्ति को सामान से अलग कर देता है, सामान से उसका बिलगाव हुए रहते हैं। की स्थिति उसका संपर्क की वजह से। आदरणीय सर, कुछ नेट का इशू बन रहा है, आपकी तरफ से आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है। होते हैं सब, अभी भी कट। जी जी, आवाज कट के आ रही सर, वो नेटवर्क के इशू के कारण आपका प्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा। अगर संभव हो तो वीडियो बंद करें, आप वॉइस से प्रेजेंट करें, वहां नेट की फ्रिक्वेंसी कुछ कम वो लोड करेगा। वीडियो आप बंद करें, तब शायद कुछ मामला बने, या तो अपने मोबाइल का डायरेक्शन थोड़ा दाहिने या बाएं करें। ओके ओके, यहाँ
व्यक्ति जो है नेटवर्क और टेक्नोलॉजी के सामने आकर के सारा का सारा व्यक्ति बौना हो जाता है। ये लिमिटेशन है व्यक्ति का। और इस कोविड की परिस्थिति की वजह से जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों के साथ मिला है, इसको भी कहीं ना कहीं दूर कर देता है और लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या तो सबसे ज्यादा अभी हो रही है, क्योंकि हम लोग जब गोरखपुर सीआरसी की तरफ से जब लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और हम तो कोशिश करते हैं डिसेबल्ड पॉपुलेशन को जोड़ने की, उनके जो जितने भी हमारे ये हैं उनके अभिभावकगण हैं उनको जोड़ने की, लेकिन दिव्यांगजनों को जोड़ पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पे ये समस्या आती है कि नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से जोड़ने में उनको समस्या होती है। तब हमने सहायता ली है जो सर्व शिक्षा अभियान के हमारे शिक्षकगण काम कर रहे हैं उनकी, और वो अपने मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंच करके और उनको जोड़ने का काम करते हैं। उनकी मदद हमको मिलती है। हमको लगता है ऐसा कि नेटवर्क इशू की वजह से मेरा प्रेजेंटेशन तो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि मेरा हॉटस्पॉट ही प्रेजेंट करें, हमारा पीपीटी को हम शेयर कर देंगे, इसकी वजह से पीपीटी को हम शेयर कर देंगे। ओके, हाँ जरूर 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 जी, थैंक यू सर। सो इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि एक डेफ ब्लाइंड पॉपुलेशन जो है, एक डेफ ब्लाइंड पीपल जो है, उसका अपने आसपास के वातावरण से जुड़ने में उसका जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होगा वो कॉन्सेप्ट बहुत ही डिस्टॉर्टेड होता है, बहुत ही डिस्टॉर्टेड होता है। वो एक अर्धनिर्मित रूप में ले सकता है। आपने जो कहानी सुनी होगी एक ब्लाइंड व्यक्ति की, और जो हाथी वाली कहानी है कि एक ब्लाइंड पर्सन हाथी को जाकर के छू करके पता करने की कोशिश करते हैं, और बारी बारी से 4 ब्लाइंड पर्सन जाते हैं, और जिसने उसकी पूंछ को छुआ वो उनका एक अलग कॉन्सेप्ट बना, जिसने उसके कान को छुआ उसका एक अलग कॉन्सेप्ट बना, जिसने हाथी का पैर छुआ और चले आए उनका एक अलग कॉन्सेप्ट बना, जिसने हाथी का सूंड छुआ है उसका एक अलग कॉन्सेप्ट बना है। सो टुकड़ों में जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसकी वजह से पूरे परिस्थिति को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए, क्योंकि इनका विजन और हियरिंग ये दोनों ही गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है। दूसरी चीज, जब ऐसी परिस्थिति होगी तो बच्चे जब छोटे होते हैं खेलने के लिए जाते हैं, तो छोटे बच्चे एक बार 2 बार इनको शामिल करते हैं खेलों में, और उसके बाद धीरे धीरे जब उनके तरफ से कोऑपरेशन कम मिलने लगता है या एक्टिव भूमिका में जब ये नहीं होते, तो धीरे धीरे वहां भी आइसोलेशन की स्थिति आ जाती है और ये अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं। और इससे आगे की परिस्थिति, जब लोगों के साथ नहीं रहेंगे, लोगों के साथ इनका सामंजस्य नहीं होगा, बैठ नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से, तो इनका जो भाषा विकास है और इनका जो संप्रेषण का विकास है, ये दोनों ही गंभीर रूप से प्रभावित होगा। और संप्रेषण अगर प्रभावित हो जाएगा तो आगे चल करके जितने भी सामाजिक कौशल हैं, चाहे शैक्षिक कौशल है या व्यवसायिक कौशल है, इन सारे में प्रभाव इनका देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, हम देखते हैं छोटे बच्चों को जब खिलौनों से वो खेलते हैं तो रंग की वजह से या जो इधर उधर मूव करता है, गेंद जैसे है, और उससे खेलते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं उसके गेंद को देख करके कि दूसरी तरफ गेंद लुढ़क रही है, तो बच्चा वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और जब उसको दिखाई नहीं पड़ेगी तो या सुनाई नहीं पड़ेगी, तो उस परिस्थिति में इनको खेल के प्रति और दूसरे और कार्यों के प्रति इनका मोटिवेशन भी कम होने लगता है, और वो तरह से धीरे धीरे करके इन सब चीजों से नमस्ते सर अलग होने लग जाते हैं। उसके बाद जो कंडीशन है, दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में भी इनको दिक्कत आती है। हमने अभी पहले चर्चा किया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में भी इनको समस्या होती है। हम इन सब चीजों की चर्चा केवल इसलिए कर रहे हैं कि जब तक हमको समस्या नहीं पता होगी, हम इनका टीचिंग स्ट्रेटजी तय नहीं कर सकते। और यही कारण है कि जितने भी प्रशिक्षु अध्यापक इसमें जुड़े हुए हैं, और खास करके ब्लाइंडनेस से संबंधित जो प्रशिक्षण में रत हैं,
उन सारे लोगों को ब्लाइंड फोल्ड लगा करके जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसके पीछे पर्पज वही होता है कि ब्लाइंड बच्चों की जो सोच है, ब्लाइंड बच्चों की जो एक्चुअल समस्या है, उस चीज को ये महसूस कर सके। जब तक उसको महसूस नहीं कर सकेंगे तब तक इनकी ट्रेनिंग संभव नहीं है और ये इनका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। सो ऐसी परिस्थिति में उनकी समस्याओं को जानना बहुत जरूरी है। अब ये जो समस्याएं हैं उसमें जन्मजात समस्याएं कुछ अलग रहेंगी। जन्म के बाद की जो कंडीशन है, अगर डेफ ब्लाइंडनेस की कंडीशन जन्म के बाद आती है तो उनकी समस्या अलग रहेगी। और जो सिंड्रोमिक रीजन से, खास करके असर सिंड्रोम की वजह से जो हुआ है, तो उसकी समस्या कुछ अलग रहती है। असर सिंड्रोम में एक कंडीशन आती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की। और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हालांकि टेक्निकल टर्म है, लेकिन हमारे पास मैक्सिमम जो यहाँ पे दर्शकगण और ये जो प्रशिक्षुगण जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टेक्निकल टर्म जानना जरूरी है, इसलिए मैं इसको इसी रूप में सामने रख रहा हूँ। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में रेटिना के ऊपर, आंख का जो सबसे पिछली परत है आंख की, उसके ऊपर ब्लैक पिगमेंट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वो बाहर की तरफ से होकर के सेंटर की तरफ आना शुरू होता है, परिधि से सेंटर की तरफ आना शुरू होता है और ये पूरे धीरे 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 करके रेटिना को कवर करना शुरू करता है। आप ऐसे जब उसका पिक्चर देखेंगे तो रेटिना जो करीब करीब पीछे से स्फेरिकल कंडीशन में होती है, गोल जो कंडीशन है उसकी, उसको परिधि से सेंटर की तरफ धीरे धीरे जब इसको ढकने लगेगा और उसी के ऊपर उसका पिक्चर बनता है। हमारा जो बाहर से देखते हैं तो जो मेंटल उसका जितना भी बाहर से चित्र हमारे दिमाग में बनता है और आंख से देखने के बाद जो रेटिना के ऊपर उसका प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया, चूंकि पिगमेंटेशन हो चुका है रेटिना के ऊपर, इसलिए ये प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और धीरे धीरे पेरिफेरल जो विजन है उसका लॉस होकर के और सेंट्रल विजन के तरफ आ जाता है। सेंट्रल विजन से पहले टनल विजन तरफ आता है और ऐसी दृष्टि हो जाती है जैसे आपका टॉर्च जलाने पे लाइट बिल्कुल सामने जाता है, उसी तरह से बिल्कुल सामने इनको दिखाई देता है, लेकिन पेरिफेरल विजन धीरे धीरे लॉस होने लगता है और इसकी वजह से इनको चलते समय साइड की वस्तुएं नहीं दिखती। नतीजा ये होता है कि चलते समय ये किसी चीज से टकरा सकते हैं। सड़क पे एक्सीडेंट की स्थिति आम समस्या है इनके लिए। सो ऐसी परिस्थिति में एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी इनकी बढ़ जाती है। अब इनकी जो जरूरतें हैं उसके ऊपर अगर चले तो मेडिकल सपोर्ट की भी कभी कभी जरूरत पड़ती है, क्योंकि गंभीर दिव्यांगता अगर रहेगी तो ऐसी परिस्थिति में एपिलेप्सी की कंडीशन, मिर्गी दौरा, अपस्मार जो बोलते हैं, मूर्छा, तो इसकी कंडीशन भी बनती है और इसकी वजह से कई ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल सपोर्ट जिनके लिए बहुत जरूरी होता है और उसके लिए पीरियडिक मेडिकल सपोर्ट की जरूरत है, तो उसको प्रदान करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा, स्पेशल एड्स एंड अप्लायंसेज, इनके लिए अलग से आपको एड्स एंड अप्लायंसेज बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप डेली कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो उस परिस्थिति में इनके लिए बच्चों की जरूरत के हिसाब से डिपेंड करता है कि बच्चे का लो विजन की कंडीशन भी किस स्तर पर है, या ब्लाइंडनेस की स्थिति है तो क्या बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ब्रेल में ले जाना है कि लार्ज फॉन्ट में ले जाना है, हमारा जो टीएलएम बनेगा उसमें कलर का कॉन्ट्रास्ट कैसा रखना है, कलर का कॉम्बिनेशन कैसा रखना है। सो इस परिस्थिति में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। खास करके जब टीएलएम का निर्माण करें तो उसमें मिनिएचर का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। मिनिएचर मतलब किसी बड़ी ऑब्जेक्ट का छोटे ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंटेशन। अब मिनिएचर का इस्तेमाल कई बार करना पड़ता है, क्योंकि जब ऐतिहासिक वस्तुओं, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन सब चीजों को दिखाना हो तो वास्तविक चीजों तक ले जाना सुरक्षा की दृष्टि से और खर्च की दृष्टि से सही नहीं होता। सो ऐसी परिस्थिति में मिनिएचर का अगर इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन देते समय बच्चों को ये बतलाने की जरूरत है कि ये इसका वास्तविक आकार कुछ और होता है, ये समझाने की दृष्टि से छोटे वस्तु का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, इनका फंक्शनल लिटरेसी डेवलप करने पर जोर दिया जाता है। फंक्शनल लिटरेसी मतलब डे टू डे लाइफ में किस चीज की जरूरत पड़ेगी वो चीज उनको समझाना। जैसे कोई एडल्ट डेफ ब्लाइंड बच्चा आता है, अब उसको लेकर के शुरुआत से पढ़ाना शुरू किया, पहली की किताब, दूसरी की किताब, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो उनको, अगर बच्चे को आने जाने में तकलीफ हो रही है, ट्रेवलिंग करता है, बच्चे को बस का नंबर पढ़ना,
लोकल एड्रेस पढ़ना, कोई सामान खरीद रहा है तो उसका MRP पढ़ना, इन सब चीजों के बारे में उनको समझाने की जरूरत पड़ती है। अगर लो विजन की केस है, विजन उसका फंक्शनल विजन हो सकता है, थोड़ा रेसिडुअल विजन को ट्रेनिंग देकर के फंक्शनल विजन में बदल सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनको इस प्रकार के शिक्षण की जरूरत पड़ती है। दूसरा, इनके पढ़ाते समय जो वातावरण है उसमें परिवर्तन करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और इनके हिसाब से जैसे बैठने की इनकी कुर्सी है, अब उसमें प्रतिदिन परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है कि आज इस कुर्सी पे बैठ गए, दूसरे दिन दूसरी कुर्सी पे। प्रायः इनके बैठने के लिए जगह फिक्स होती है क्लास में, और उसमें भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। जैसे बच्चे को कोई पसंद का कोई खिलौना है, छोटी बच्ची है और उसकी कोई गुड़िया है, उसको लेकर के एक सिंबल के रूप में उनकी कुर्सी के साथ टैग कर देना, और जब क्लास में लेकर के बच्चे को आते हैं तो उस परिस्थिति में बच्चे को सबसे पहले उस कुर्सी में लगी हुई उस गुड़िया को टच करने के लिए दें, और उसके बाद उस कुर्सी पे अगर बैठाएं तो उसको एक एसोसिएशन हो जाता है कि मेरी कुर्सी में ये गुड़िया लगी हुई है, तो ये लर्निंग हो जाती है कि अगली बार जब भी बैठना है तो ये मेरी कुर्सी है। और वो दूसरी कुर्सी अगर आप वहां रख देंगे तो आपको हो सकता है कि कुछ दिन, कुछ महीनों के ट्रेनिंग के बाद ये रिएक्शन देखने को मिले कि आप दूसरी कुर्सी पर उसको बैठाएंगे तो वो इग्नोर कर देंगे, उसको बैठने से मना कर देंगे उस पे कि ये तो मेरा सामान नहीं है। इट मीन्स कि उसकी लर्निंग हो रही है, और आपको इन सब चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। जहां जरूरत है ब्रेल के इम्बोस्ड वो सिंबल लगाने की, तो वहां वो सिंबल लगाया जाना चाहिए। ऐसे ही इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शनल प्लान भी बनाने की जरूरत है बच्चों की जरूरत के हिसाब से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स के माध्यम से भी पढ़ाई करते हैं, मतलब साइन लैंग्वेज इनको जरूरत पड़ती है, लेकिन भारतीय संकेत भाषा के बजाय ये प्रायः अमेरिकन संकेत भाषा को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अमेरिकन संकेत भाषा वन हैंडेड यूज किया जाता है। सो एक हाथ को एक्सप्रेस करने के लिए और दूसरे हाथ को रिसीव करने के लिए संकेत भाषा का इस्तेमाल प्रायः ये करते हैं। लेकिन इसमें भी दो अलग अलग विधि है। जब संकेत भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें भी एक स्पर्शीय संकेत भाषा और दूसरा विजुअल संकेत भाषा। मतलब हो सकता है कि बच्चे के पास देखने की क्षमता थोड़ी बची हुई है, तो उस परिस्थिति में आप संकेत करेंगे और वो भी संकेत आपको बदले में रिस्पॉन्स देंगे। दोनों देख पाएंगे, आप भी देख पाएंगे और उसके पास जो रेसिडुअल विजन है बच्चे के पास वो भी देख पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों देख करके संकेत भाषा में काम कर पाएंगे। लेकिन तब की परिस्थिति क्या होगी जब पूरी तरह से बच्चा डेफ ब्लाइंड है? तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप साइन करेंगे तो उसको दिखाई तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपके हाथ से शेप्स बन रहे हैं, जो आकृतियां बन रही है, उसको टच करके, उसको स्पर्श करके वो बच्चा उसको समझने की कोशिश करेगा कि ऐसी परिस्थिति में सामने वाला क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने जब अपने प्रशिक्षण के समय में 2004-05 का जो सेशन था, उसमें हमारा डेफ ब्लाइंडनेस की ट्रेनिंग जब हमारी मुंबई से हुई थी, मैं करीब करीब ऐसे 60 बच्चों के साथ करीब करीब 1 साल गुजारा था। और उस बीच में हमारा प्रशिक्षण के दौरान बहुत सारे इंटरेक्शंस इन लोगों के साथ हुए थे। तो कई तरह की समस्याएं लोगों के सामने आती है बातचीत करने में, लेकिन जब इनके साथ एक बेहतर रैपो बन जाता है, एक बेहतर आपके साथ तालमेल बन जाता है, तब फिर आपके एक एक मूवमेंट का मतलब समझने लग जाते हैं। जैसे हम लोग सामान्य, जो अपने आप को सो-कॉल्ड सामान्य बोलते हैं, पता नहीं हम लोग कितने सामान्य हैं, चूंकि समस्याएं जब आती हैं तो किसी किसी परिस्थिति में हम लोग भी हैंडीकैपनेस महसूस करते हैं। जैसे यहाँ से दक्षिण भारत में आप जाएं और वहां पे तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलना शुरू करें तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, और लिंग्विस्टिकली आप भी हैंडीकैपनेस की कंडीशन में थोड़ी देर के लिए आ जाएंगे। सो ऐसी परिस्थिति में इसलिए मैंने बोला कि हम लोग कितने सामान्य हैं पता नहीं, और ये कितने डिसेबल्ड हैं पता नहीं, क्योंकि जब ये 20 लोग इकट्ठा होते हैं तो डेफ ब्लाइंड बच्चे आपस में बात कर पाते हैं और हम लोग केवल उनको देखते रह जाते हैं। सो उस परिस्थिति में वहां की परिस्थिति में वो एबल्ड है और हम डिसेबल्ड है। जब 20 सामान्य लोग के बीच में एक डेफ ब्लाइंड इकट्ठा हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में हम एबल्ड हो जाते हैं और वो डिसेबल्ड हो जाते हैं। सो हैंडीकैपनेस की जो कंडीशन है वो केवल एक सोशल कंडीशन है, एक सोशल
सामाजिक स्थिति है जिसके अंतर्गत कोई भी हैंडीकैपनेस का शिकार हो सकता है। और उसमें जरूरी नहीं है कि आपके देखने, सुनने और समझने की क्षमता का ह्रास हो जाए पूरी तरह से, लेकिन उस परिस्थिति में अगर आपको समस्या हो रही है तो आप भी हैंडीकैप हैं, हम भी हैंडीकैप हैं और वो डिसेबल्ड भी हैंडीकैप है। सो आगे हम लोग चर्चा करते हैं टीचिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर और एजुकेशनल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के ऊपर। सो हम लोग देखें कि जब इस बच्चे के साथ क्लासरूम में जाते हैं या कहीं भी बाहर अगर मिल रहे हैं तो एक इमोशनल रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार रिपीट करूं कि इनके साथ जब तक आपकी बॉन्डिंग नहीं बनेगी, जब तक आप इनके साथ एक बेहतर संबंध नहीं बनाएंगे, ट्रस्टफुल रिलेशन नहीं बनाएंगे, ये आपके साथ खुलेंगे नहीं, ये आपके साथ अपनी समस्याओं को शेयर नहीं करेंगे, या तो दोनों के बीच में संप्रेषण का अभाव रहेगा। सो सबसे पहली जरूरत है उन बच्चों के साथ एक दोस्ताना संबंध बनाना, एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप मेंटेन करना। दूसरी चीज है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप उनको देने जा रहे हैं कि आगे आप क्या करने वाले हैं, आप खेलने के लिए ले जाने वाले हैं कि खाने का टाइम हो गया वो बतलाना चाहते हैं, कि सुबह में उनको उठा रहे हैं कोई और वो टॉयलेटिंग के लिए या ब्रशिंग के लिए, या हो सकता है कि कुछ और एक्टिविटी के लिए ले जाने वाले हैं, जिम के लिए ले जाने वाले हैं, स्विमिंग के लिए ले जाने वाले हैं। जो भी एक्टिविटी होने वाली है उसके बारे में इनको बहुत ब्रीफ करके इनको बतलाने की जरूरत है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। जैसे हम लोगों के साथ भी अगर क्लासरूम में जाते हैं और पहले से पता हो कि अच्छा अब ये दूसरी पीरियड हमारी खत्म हो गई, घंटी खत्म हो गई, तीसरी घंटे में फला टीचर आएंगे, इसके बाद हमारा लंच का टाइम होगा, इसके बाद हमारा 5वीं घंटी शुरू होगी, चौथी 5वीं घंटी शुरू होगी तो दूसरे टीचर आएंगे। सो ये एक प्रिडिक्शन करते हैं हम लोग, ये एक अनुमान लगाते हैं, और वही अनुमान लगाना जब तक सिस्टमेटिक नहीं होगा तब तक आप अनुमान नहीं लगा सकते। सो इनके अंदर भी अगर अनुमान लगाने की क्षमता का विकास करना है परिस्थितियों के हिसाब से, तो इनको जो इन्वायरमेंट देना है वो बहुत ही प्रिसाइज इन्वायरमेंट देना है। वो बहुत जरूरी है कि प्रेडिक्टिव इन्वायरमेंट डेवलप किया जाए, एक सिस्टमेटिक इन्वायरमेंट डेवलप किया जाए। इसके बाद की जो कंडीशन है कि जो वातावरण है उसको रिएक्टिव बनाइए। रिएक्टिव कैसे बनाएंगे? जैसे छोटा बच्चा है, अब उसको प्यास लगी है लेकिन पानी उसके रीच से ऊपर है या कहीं दूसरी जगह रखा हुआ है जहां से वो खुद जाकर के नहीं ले सकता है बच्चा, तो वो उसके लिए मेहनत ही नहीं करेगा, वो प्रयास ही नहीं करेगा, उसका मनोबल पहले ही खत्म हो गया है कि कोई ले आकर के देगा तो ही हम पिएंगे, खुद तो प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन अगर पानी उसके रीच में है, आप ले जाते हैं 2 दिन 4 दिन 10 दिन उसको समझाते हैं और उसके बाद उसको समझ में आता है कि यहाँ से 10 कदम जाना है, दाहिने मुड़ना है और वहां पे पानी की टंकी लगी हुई है और गिलास रखा हुआ है, हमको पानी ले लेना है। तो कुछ दिन के प्रयास में, कुछ महीनों के प्रयास में, जरूरी नहीं है कि ये चीजें जल्दी सीख जाएं। मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चे में कई छोटे छोटे कौशल के विकास में कई साल गुजर जाते हैं, कई महीने गुजर जाते हैं। तो इस परिस्थिति में धैर्य बना करके अगर उनको ट्रेनिंग देंगे तो ऐसी कंडीशन एक दिन आएगी कि बच्चे में समझ विकसित हो जाए और वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा। सो उसकी डिपेंडेंसी कम करने में हमको मदद मिलना शुरू हो जाती है और हम धीरे धीरे आगे उसको बढ़ाते जाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, हमको रेसिडुअल जो उनका सेंसेज है, जितने भी संवेदी इंद्रिय हैं, जितना भी संवेदना ग्रहण कर सकते हैं वो, उसमें जो शेष क्षमता है उसका अधिकतम इस्तेमाल करना बतलाना पड़ेगा। जैसे बच्चा को थोड़ी सुनाई पड़ती है तो उसका हियरिंग एड बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो क्लासरूम में जाने से पहले उसका हियरिंग एड की जांच करना, उसका फंक्शनल टेस्टिंग करना कि बराबर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखने के लिए सामने अपनी तरफ कुछ न कुछ इस तरीके से आप स्थिति पैदा करें जिससे बच्चा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, बच्चा वो आपकी तरफ देखने का प्रयास करे। और धीरे धीरे जो इसमें मैक्सिमम लोग विजुअल इंपेयरमेंट से जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट, इसलिए मैं उस पर फोकस कर रहा हूं कि रेसिडुअल विजन की ट्रेनिंग जरूर दी जाए उनको। और एक फ्रूटफुल कंडीशन में अगर उनको दिया जाएगा, मीनिंगफुल कंडीशन में अगर उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी तो आगे आने वाले दिनों में ये जरूर सीखेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज है कि इनका जो पूरा जीवन है, इनका जो सीखने की स्थिति है,
उसमें सिस्टमेटिक होना, रूटीन बनाना, शेड्यूल बनाना ये बहुत जरूरी है। सुबह उठ करके ये क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये जब सिस्टमेटिक होगा तो अगेन इनके अंदर दिमाग में एक सीक्वेंस बनेगा, काम करने के लिए एक सीक्वेंस बनेगा। और जब ये सक्सेसफुली किसी काम को कर लेते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए तुरंत। और रिवॉर्ड में जरूरी नहीं है कि कुछ इनके खाने पीने का ही सामान दे, डिपेंड करता है। बच्चा अगर बहुत छोटा है तो हो सकता है कि उसको रिवॉर्ड दे, प्राइमरी रीइंफोर्सर्स के तौर पे इनको खाने पीने का सामान मिले, चॉकलेट मिले, टॉफी मिले। और बार बार टॉफी और चॉकलेट देने के बजाय इनको स्टार बना करके देना, या पीठ के ऊपर टैप करना, उनको थपथपाना, उनको ये एहसास कराना कि आपने बहुत अच्छा किया है, शाबाश। तो इस तरह से शब्दों के द्वारा या फिजिकल प्रॉम्प्ट दे करके, पीठ थपथपा करके, या सामाजिक पुरस्कार दे करके, या खेल की एक्टिविटी में शामिल करके, आप अगर ये करके दोगे तो मैं आपको आगे यहाँ झूला झूलने के लिए ले चलने वाला हूँ, या खेलने के लिए ले चलने वाला हूँ, या स्विमिंग के लिए ले चलने वाला हूँ। उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को ध्यान में रख करके उनकी एक्टिविटी का चयन करेंगे। बच्चे के पास जब जाए तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस जरूर करें, और उसके बाद जब बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह पर ले करके जा रहे हैं तो उनको ये भरोसा जरूर दिलाने की कोशिश करें कि आप हमेशा उसकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, कहीं भी बच्चे को अकेले न छोड़े। अगर अकेले छोड़ेंगे तो वो बच्चा बिल्कुल भयभीत महसूस करता है, क्योंकि उसको देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, तो उसका जो सेल्फ एस्टीम है, जो उसका आत्मविश्वास है, वो पहले से कमजोर है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आत्मविश्वास कमजोर हो और आपके प्रति भी भरोसा कम हो गया तो फिर वो अगली बार बाहर जाने से कतराएगा और वो हमेशा डरा हुआ महसूस करेगा, और डरे हुए परिस्थिति में नई चीजों को सीख पाना बहुत मुश्किल होता है। सो ऐसी परिस्थिति के लिए उसको हमेशा तैयार करना है और एक ट्रस्टफुल बॉन्डिंग, फिर से मैं कहूँ, उसके साथ जरूर बनाना है। उसके जरूरत का सामान जो है उसको इजीली एक्सेसिबल बनाना है ताकि अपने आसपास में ही रहे। कमरे की जो सजावट हो उसमें जो कलर का कंट्रास्ट का ध्यान रखा गया है, दीवार और खिड़कियों के बीच में कंट्रास्ट, दीवार और दरवाजे के बीच में कंट्रास्ट, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना है। बच्चे को अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसमें भी उनको पर्याप्त समय देना चाहिए, क्योंकि इनका हो सकता है कि प्रोसेसिंग थोड़ा सा डिलेड हो, थोड़ा विलंबित हो। आप जो बोलते हैं और जल्दी से समझ लेता है सामने वाला और रिस्पॉन्स कर देता है, उसमें हो सकता है कि इनको थोड़ा टाइम लगे और इनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। कम्युनिकेशन करने के लिए, संप्रेषण करने के लिए इनको पर्याप्त मौका दीजिए। ये कैसे हो सकता है? जब आप खेल की गतिविधियों में इनको शामिल करेंगे या अधिकतम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हमको एक वाकया याद आता है अगेन अपने ट्रेनिंग के टाइम का, चूंकि उसके बाद मैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के फील्ड में आया और डेफ ब्लाइंड बच्चों के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन मेरा नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं उस समय का एक वाकया बतला रहा हूं आपको। सुशांत नाम था उस बच्चे का और मुंबई का बच्चा था। मम्मी और पापा उसके दोनों के दोनों कामकाजी थे और मेड के भरोसे पूरा दिन उस बच्चे को छोड़ करके ऑफिस चले जाते थे। जैसे ही वो ऑफिस जाते थे, मेड उस बच्चे को एक जगह लेटा करके छोड़ देती थी, सोने के लिए लेटा करके छोड़ देती थी, और वो अपने खुद घर में टीवी देखना और बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो जाती थी। मतलब बच्चे से उसका बहुत लगाव नहीं था मेड का। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे से कोई बात करने वाला पूरा पूरा दिन नहीं होता था कोई। और आगे आने वाले दिनों में 2 से 3 साल होते होते जब कंडीशन ये आई कि बच्चे में स्पीच का डेवलपमेंट नहीं हुआ। स्पीच का डेवलपमेंट तो तब होएगा जब उसके साथ कोई बात करने वाला होगा। सो उसके न तो उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट हो पाया, क्योंकि सामाजिक दूरी बनी रही, मम्मी पापा उसके थे नहीं साथ में, कोई बात करने वाला रहा नहीं। परिवार में पहले दादा दादी होते थे, कहानियां उनसे सुनते थे बच्चे, उनके साथ जुड़े रहते थे, उनके साथ खेलते थे, एक इमोशनल बॉन्डिंग होती थी उनके साथ। वो परिस्थिति भी उस बच्चे के साथ नहीं रही। सो वो बच्चा धीरे धीरे करके आइसोलेट हो गया और परिस्थिति ऐसी आई कि उसने बोलना ही बंद कर दिया। जो मम्मा पापा दादा बोलना शुरू किया था शुरुआत में, वो भी बोलना खत्म हो गया उसका। और उसके बाद उसके पेरेंट्स धीरे धीरे जब उनको समझ में आया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ी है,
तो उस मेड को तो बाहर निकाला जब स्थिति समझ में आई उनको, लेकिन डॉक्टर के पास जब तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो बच्चा बोलने से वंचित रह गया। सो ऐसी परिस्थितियां भी कई बार आती हैं कि अगर बच्चों के साथ आप कम्युनिकेशन पार्टनर नहीं देंगे, बात करने वाले लोग नहीं होंगे उनके साथ, तो उनका भाषा का जो एनरिचमेंट होना है, उनकी भाषा का जो विकास होना है, वो नहीं हो पाता है। तो बच्चों के साथ मैक्सिमम एक्सप्रेशन के लिए टाइम दीजिए, आप उनके साथ बातचीत कीजिए, न केवल डिसेबल्ड बच्चे के साथ बल्कि नॉर्मल बच्चों के साथ भी। ये रिसर्च से साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जिस घर में दादा दादी या परिवार जो ज्वाइंट फैमिली होते हैं, तो उस परिवार में बच्चे जो है उनका लैंग्वेज, उनका सोशल एटीट्यूड, तो सारी चीजों में बहुत तेजी से बदलाव आता है और बहुत तेजी से वो उनका लैंग्वेज रिच होता है और वो उनका जो कल्चर है, उनकी जो सोशल थिंकिंग है, जो सोशल एसिमिलेशन है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की भावना, सहयोग की भावना, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना, ये सारी चीजें सामान्य जन में भी अब समाप्त होती चली जा रही है धीरे धीरे, चूंकि परिवारों का दायरा घटता चला जा रहा है। तो इसकी वजह से जब सामान्य जन में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होएगी, सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम होएगी, तो इनके अंदर तो होना ही होना है, क्योंकि इनको तो अपॉर्चुनिटी चाहिए ज्यादा से ज्यादा संप्रेषण करने का, बातचीत करने का। दूसरी चीज मैं और आपके साथ बताऊं कि कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो एक उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है टर्न टेकिंग बिहेवियर। और वो टर्न टेकिंग बिहेवियर में जैसे मैं बोल रहा हूं तो सामने वाला उस बीच में चुप रहे और अपनी बारी का इंतजार करे, सामने वाला जब बोले तो मैं चुप रहूं। ये एक संप्रेषण का बहुत बढ़िया कौशल है, एक बहुत बड़ा कौशल है जो सामान्यतः विकसित करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में इनको भी ये चीज सिखाना है और इसके लिए टर्न टेकिंग बिहेवियर के लिए ये जरूरी नहीं है कि केवल बात करके इनको सिखाया जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मेरी बारी और तुम्हारी बारी, आप ट्रैम्पोलिन के ऊपर उछल रहे हैं, बच्चे को लेकर के ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप कर रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में एक बार शिक्षक उछलता है, दूसरी बार बच्चा उछलता है, सो बच्चे के अंदर ये भावना विकसित होती है, ये स्किल डेवलप होता है कि अभी टीचर की बारी है, अभी मेरी बारी है। ऐसे ही छोटे छोटे एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करना है और उनको पीयर इंटरेक्शन के लिए इनकरेज करना। पीयर इंटरेक्शन मतलब छोटे छोटे जो उनके हम उम्र बच्चे हैं, जो उनके बराबर उम्र के बच्चे हैं, उन सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन के लिए उनको इनकरेज करना है ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू। छोटे छोटे बच्चों को किसी एक्टिविटी में लगाएं, उसको ग्रुप एक्टिविटी कराएं और उसमें उनको इन्वॉल्व करें। तो जब एक दूसरे के साथ खेलेंगे, एक दूसरे के साथ बात करेंगे, तो उनका स्पीच डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और जो दूसरा सोशलाइजेशन स्किल का डेवलपमेंट, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, ये सारी चीजें जो टेक्निकल आप सीखते हैं, सुनते हैं, वो सारी चीजें उनका धीरे धीरे ठीक होएगा। लेकिन अगेन अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है और खास करके क्रिटिकल पीरियड का इस्तेमाल जो 0 to 5 ईयर्स है। 0 to 5 ईयर्स में 0 से लेकर के 5 साल के बीच में बच्चे का जो न्यूरल प्लास्टिसिटी होती है, जो दिमाग में लचीलापन होता है, जो दिमाग में सीखने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है और फॉरगेटिंग सेंस सबसे कम काम करता है, उस समय भूलने की क्षमता उस समय सबसे कम होती है। तो उन परिस्थितियों का हमको बेहतर सदुपयोग करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें कम प्रयास में हम इनको सिखा सके। अभी आप देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, सरकार ने भी उन चीजों पर ध्यान दिया है और अभी आप देखेंगे तो उसमें जो फंडामेंटल जो रखा है, फाउंडेशन जो रखा है एज, उसमें जो पहला 5 साल है वो 5 साल में आंगनवाड़ी को प्री स्कूल के रूप में डेवलप करने की बात थी। ये सरकार जब शुरुआती दौर में आप देखेंगे तो 6 से 14 साल, 6 से 18 साल की बात करते थे। अभी सरकार की सोच में भी परिवर्तन आया और उन्होंने प्री स्कूलिंग को एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के तौर पे लिया है कि विद्यालय में जाने से पहले बच्चे को एक उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए तैयार करने के लिए हमको चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए और उसके लिए आंगनबाड़ी के सेंटर को चुना गया है प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए। सो वहां पे 3 साल करीब करीब जो समय है वो पहली दूसरी क्लास तक की जो पढ़ाई है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ पहली और दूसरी ये तीनों क्लासेज आपके आंगनबाड़ी केंद्र में करने की बात है।
और तीसरी और चौथी क्लास जो है वो आगे की कंडीशन में ले जाने की बात कही गई है उसमें। अब उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन को मतलब सरकारी तौर पर भी कहीं ना कहीं दर्जा प्राप्त हो रहा है। सो आगे अगर एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करें तो उसका हमेशा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान बनाने की बात आती है कि प्रत्येक बच्चा यूनिक है और प्रत्येक बच्चे की नीड अलग अलग है। सो हर एक बच्चे के लिए हमको एजुकेशनल प्लानिंग अलग अलग करने की जरूरत है। अब यहाँ सवाल उठता है, दो तरह के अप्रोचेस की बात होती है। एक तो इसमें ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच और दूसरा होता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। अभी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के अंतर्गत अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स जो है उनकी अलग अलग प्लानिंग होती है और वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम करते हैं। जैसे बच्चा जो है वो थोड़ी देर ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाता है क्योंकि उसको स्पीच का प्रॉब्लम है, थोड़ी देर ओरिएंटेशन मोबिलिटी एक्सपर्ट के पास जाता है बिकॉज उसको चलने फिरने की भी समस्या है, हो सकता है कि उसको बिहेवियर प्रॉब्लम हो तो साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये तीनों किसी एक मंच पे बैठ करके ये तय नहीं कर पाते हैं कि ये इस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है और तीनों मिल करके एक प्लान बनाए और उसको एजुकेटर के साथ जोड़ करके डील करें। तो बच्चा एजुकेटर के पास हो, केस मैनेजर एजुकेटर हो और उसके बाद ये तीनों की सहायता लेकर के एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम कर सके। सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स इंडिविजुअली एफर्ट करते हैं, जबकि ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच में सारे एक्सपर्ट्स मिल करके एक कोलैबोरेटिव प्लान के ऊपर काम करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। और इसमें जो इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन करने की जरूरत पड़ती है, मैं उस पर अभी मेरे पास टाइम है सर, नागेश सर मेरे पास टाइम है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू करें। सर मैं 8 मिनट ज्यादा ले चुका हूं, मैं जल्दी से इसको बाइंड अप करूंगा ताकि क्वेश्चन आंसर सेशन 5 मिनट 7 मिनट हो सके। सर थैंक यू। बिल्कुल। सो फिजिकल एनवायरनमेंट की जब बात करें, एडेप्टेशन की बात करें, मॉडिफिकेशन की बात करें, उसके एकोमोडेशन की बात करें तो वो हमेशा सेफ होना चाहिए। इनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। बच्चा दिव्यांग है, उसको दिखाई नहीं पड़ रही है, सुनाई नहीं पड़ रही है, तो इनकी सिक्योरिटी का, इनकी सेफ्टी का हमेशा शिक्षक को और जितने भी केयर गिवर्स हैं इनके, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। एंड सेकेंडली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हम प्रारंभिक दौर से ये कह रहे हैं कि जब तक आप पूरे एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं रखेंगे, सिस्टमेटिक नहीं रखेंगे, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रहेगी, पूर्वानुमान लगाने जैसी कंडीशन नहीं रहेगी, तो ये बच्चा कुछ भी आगे सिस्टमेटिक ढंग से नहीं सीख पाएंगे। इनके दिमाग में जो एक प्लानिंग होनी चाहिए, मेंटल प्लानिंग, और जो एजम्पशन होता है वो चीज नहीं हो पाएगा। दूसरा, वातावरण को हमेशा सुगम्य बनाने की कोशिश करनी है। अभी सुगम्य बनाना मतलब लोगों के दिमाग में, जनरली जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके दिमाग में केवल और केवल भौगोलिक सुगम्यता को ध्यान में रखा जाता है। हमने स्कूल में रैंप बना दिया, वो रैंप भी 60 डिग्री के एंगल पे बना दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जो समस्याएं आती है उसको केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में न रख करके टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है। जब पेरेंट्स के दिमाग में या शिक्षक के दिमाग में या जो नीति निर्माता है उनके दिमाग में या जो भी इस क्षेत्र में काम करने वाले पुनर्वास व्यवसायिक है उनके दिमाग में अगर नेगेटिव सोच चली जाए, नकारात्मक सोच चली जाए, वो ये तो डेफब्लाइंड बच्चा है, ये क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना पढ़ लेगा, तो ये जब नेगेटिव एटीट्यूड एक बार आ गया तो उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जब आप फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, आपने रैंप बना दिया, बहुत अच्छा रैंप बना और वो सारे मानक के आधार पर बना, तो विद्यालय में पहुंचने की स्थिति तो उसकी हो गई। क्लासरूम में आपने इंक्लूड तो कर लिया, लेकिन उसके इंक्लूड करने के बावजूद भी वो बच्चा एक्सक्लूडेड होता है। बिकॉज जब बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और शिक्षक उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी परिस्थिति में बच्चा एक्सक्लूडेड हो जाता है। क्लासरूम में इंक्लूड होने के बाद भी अटेंडेंस विदाउट लर्निंग की बात करते हैं उसमें, कि बच्चा क्लासरूम में तो है, सरकार ने बोला एनरोलमेंट बढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षकों को लगा करके और बाकी सारे लोगों को लगा करके, पेरेंट्स को लगा के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा करके, आशा वर्कर्स को लगा करके सर्वे
आपकी विद्यालय आवाज में नहीं आ पहुंचाया, पा रही। लेकिन वहां जो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, वहां जो स्पेशल डॉक्टर हिमांशु दास साहब वो हमेशा इन्हीं चीजों को लेकर के बतलाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में अगर शिक्षक हमारे काम कर रहे हैं तो उनको एक उचित वातावरण देना जरूरी है और उनका मोटिवेशन जरूरी है। अभी सामान्य शिक्षक के ओरिएंटेशन इस लेवल पर नहीं है, उनका ओरिएंटेशन इस लेवल पर नहीं है कि वो इनकी सारी जरूरतों को डील कर सके, तो उनके भी और प्रशिक्षण देने की जरूरत है। जितने स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके और विद्यालयों में नियुक्ति करने की जरूरत है। दिल्ली में, राजस्थान में जिस तरीके से चल रही है व्यवस्था, उसको पूरे देश में लागू करने की जरूरत है। सो इन सब परिस्थितियों पर सरकार धीरे धीरे जागृत हो रही है और परिस्थितियां अनुकूल होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन होएगा। आज हो, लेकिन हम लोग देखते हैं पिछले 7-8 वर्षों में बहुत तेजी से चेंज आया है। एम्प्लॉयबिलिटी लोगों की बढ़ी भी है। अदरवाइज जिस समय हम लोगों ने एमएड किया, हम लोगों ने मास्टर्स कंप्लीट किए, उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में बहुत डिफरेंस है। उस समय एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज कम थी। आज आने वाले दिनों में जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, वो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो या सीबीएसई के स्कूल्स हो, सारे जगहों पे शिक्षकों की जरूरत पड़ रही है और उसके हिसाब से लोग सेंसिटाइज हो रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में नियुक्तियों के अवसर भी मिलेंगे, ताकि इन बच्चों के लिए नियुक्ति एक अलग चीज है और इन बच्चों को एक समान अवसर देना ये अलग चीज है। जब तक लोग इस बात के लिए लड़ते रहेंगे कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है, सरकार नहीं सुनने वाली। लेकिन अगर ये कहेंगे कि इन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इन बच्चों का जो फंडामेंटल राइट्स है वो नहीं मिल पा रहा है, तो उस पर सरकार को सुनना मजबूरी हो जाएगी और उस पर सरकार सुनती है, काम करती है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके सीआरसी गोरखपुर की तरफ से एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना की जा रही है, जो एक मास्टर प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पे एक ड्रीम प्रोजेक्ट है अपने योगी साहब का भी, जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन है, उनका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और अपने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का एक बड़ा प्रोजेक्ट है कि जितने भी समेकित क्षेत्रीय केंद्र हैं उन सारे जगहों पे अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की शुरुआत की जानी है। मैं आपको एक चीज और बतलाऊं कि गोरखपुर सीआरसी एकमात्र ऐसा सीआरसी होगा जिसका पहला 4 सैटेलाइट सेंटर अप्रूव हो चुके हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो ये सारी बाधाएं जो थी वो धीरे धीरे छट रही हैं, वो बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही है। परिस्थिति परिवर्तित होने में थोड़ा समय लगता है, तो धैर्य रखना चाहिए। दूसरी चीज, मैं फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर वापस जाऊं कि क्लासरूम में जो टेबल है, चेयर है, इन सबको प्रॉपर हाइट का होना चाहिए। हम लोग इन सब चीजों को सामान्यतः इग्नोर करते हैं। कोई सी भी कुर्सी पे उसको बैठा दिया, कोई सी भी टेबल पे उसको पढ़ने के लिए दे दिया। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनका पैर कुर्सी से नीचे हैंग करता नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, पैर को नीचे रखने के लिए स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, उसका फुटरेस्ट नहीं होगा, बच्चे का दिमाग, चूंकि संतुलन जो सेंस है उसका वेस्टिबुलर सेंस है, वो हमेशा बच्चे को डाइवर्ट करता रहेगा, इंफॉर्मेशन ब्रेन को हमेशा देता रहेगा कि शरीर सुरक्षित नहीं है, बैलेंस हमारा नहीं बन पा रहा है। और उस परिस्थिति में जो आप सिखाना चाहते हैं बच्चे को, वो चीज ना सीख करके उसका पूरा दिमाग अपने संतुलन को बनाने में लगा रहेगा। मैं अगेन एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटा बच्चा है और उसको पढ़ाने के लिए मैं रेगुलर उसके साथ काम करता था। पढ़ाने के लिए जब मैं उसको बैठा तो सारी चीजें जो उसको हमने पिछले 20-25 दिनों में पढ़ाया था और जिसको बहुत सरलता से वो करता था, उस दिन वो नहीं कर पा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे सामने तो ये सारा कर लेता था, आज हमारे ऑब्जर्वर है तो ये करना बंद कर दिया है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, क्यों आखिर? आधे घंटे तक मैं परेशान रहा और उसके बाद उस बच्चे ने अपनी उंगली उठाई और उसको गोल गोल घुमाया ऊपर देख करके। तो हमको ये आभास हुआ कि उस बच्चे को गर्मी लग रही है और उसने पंखा चलाने का हमको हिंट दिया है। अब ये छोटी सी चीज है और उस चीज को समझने की जरूरत है कि उसकी नीड क्या है। हम सोच रहे थे कि बच्चा शैतानी कर रहा है, वो सीख नहीं रहा है, हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रहा है, पर एक्चुअल में बच्चे की नीड ये थी कि उसको गर्मी लग रही थी और पहले उसको पंखा चाहिए था। सो ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे की नीड पर हम ध्यान नहीं देंगे और अपने हिसाब से उसको मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे के लिए एक रिएक्टिव एनवायरनमेंट नहीं बन पाएगा,
और बच्चा उसमें सीख ही नहीं पाएगा। सो लर्निंग के लिए इन्वायरमेंट बनाना बहुत जरूरी है, बेहतर इन्वायरमेंट। दूसरा, जब विजुअल मॉडिफिकेशन की बात करें तो कलर कंट्रास्ट कमरे के अंदर और खिड़कियों और दरवाजे के ऊपर। इवन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें ग्लेयर से प्रॉब्लम आती है, चमक से प्रॉब्लम आती है। हमने तो बहुत अच्छा माइका लगा करके उसके लिए टेबल बना दिया, बाकी सारी चीजें बना दी, लेकिन उस टेबल के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो बच्चे को ग्लेयर से प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी कंडीशन, अगर थोड़ा खिड़की के पास में बच्चे को बैठा दिया है और जब बच्चा लो विजन का शिकार है, और खास करके एल्बिनिज्म एक कंडीशन है, आप लोग बेहतर परिचित होंगे उससे। सो एल्बिनिज्म की कंडीशन में फोटोफोबिक हो जाता है बच्चा, धूप से उसको परेशानी होती है, लाइट से परेशानी होती है। तो उस बच्चे को कहाँ बैठाना है क्लासरूम में, ये चीजें भी तभी समझ में आएगी जब पर्टिकुलर उस केस का एनालिसिस करेंगे, उस केस के बारे में पढ़ेंगे, और जब पढ़ करके उसके सारे क्राइटेरियाज को जानेंगे तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत सरल हो जाता है। इसके अलावा भी टैक्टाइल इन्वायरमेंट बनाने के लिए हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, फ्लोर का ध्यान देने की जरूरत है, और उसका बैग का एरिया कौन सा होगा, शू का एरिया कौन सा होगा, क्लास में उसका टेबल कहाँ होगा, उसका भोजन रखने के लिए डब्बा कहाँ होगा, ये सारी चीजें हमको फिक्स करने की जरूरत है। इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसके ऊपर अगर शिक्षक ध्यान दे तो वो बहुत हद तक के सफल हो सकते हैं क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम टीचिंग के लिए। जब बच्चा आपके सारे एफर्ट्स को सक्सेसफुल तभी माना जाएगा जब बच्चा केयर गिवर के साथ या शिक्षक के साथ जॉयफुल महसूस करे, एंजॉय करे उनके साथ, उनके आने के बाद वो बच्चा खुश हो जाए, या ऐसी परिस्थिति हो के लिए वो बच्चा वो अगर जिद करता है आने के लिए कि आज हमको स्कूल जाना है, इट मीन्स कि विद्यालय का जो वातावरण आपने निर्मित किया है वो पूरा वातावरण उस बच्चे के लिए बहुत ही जॉयफुल है, और ऐसी परिस्थिति में उनके लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट देकर के बेहतर लर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। सर, मैं आज अपना जो ये सेशन है इसको यहीं पे रोक रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है बहुत सारी चीजों को, चूंकि ब्लाइंडनेस के फील्ड में सारे लोग जुड़े हुए हैं तो बहुत सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने उनको पहले से बतलाया हुआ है, लेकिन ब्लाइंडनेस के साथ हियरिंग इम्पेयरमेंट का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो किस तरह की सिवियरिटी आती है, उन चीजों के बारे में शायद कुछ नया जानने को मिला होगा, और उनका किस तरीके से प्रबंधन करें उनके बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। इस उम्मीद के साथ मैं आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अगर किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो आप सर के सामने उसे रेज कर सकते हैं। एक दो प्रश्न आए हैं चैट बॉक्स में, मैं उन प्रश्नों को पढ़ दे रहा हूं। जिनको भी प्रश्न पूछना है वो चैट बॉक्स में ही पूछेंगे। कुछ 20 सेशन में प्रश्न आए थे सर, जरा चैट कई आए हैं जी। बड़ा हर्ष का विषय है हम लोगों के लिए, सभी बच्चों ने वेरी नाइस क्लास और बहुत बढ़िया फीडबैक दिया है। एक विनती लाल ने प्रश्न पूछा था जी, शारीरिक रूप से अक्षम लोग का कोविड-19 के तहत कैसा महसूस करते होंगे? ये तो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हो या हम लोग हो सर, सो कॉल्ड सामान्य लोग, ये दोनों के साथ बंधन तो कोई भी महसूस नहीं करते। बंधन तो कोई भी जो है वो बंधन में रहना बेहतर नहीं लगता है किसी को भी। ऐसी परिस्थिति में अगर शारीरिक दिव्यांगता हो या सामान्य जन हो, दोनों के साथ एक अजीब सी घुटन तो महसूस होती है, लेकिन परिवार को और जो रिहैब प्रोफेशनल्स हैं इनको ऐसी परिस्थिति में एक सहयोग देना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। ये एक परिस्थिति है और ये भी टल जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। आगे आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से एक इसमें
मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन की भी शुरुआत की जा रही है, जहां से परामर्श दिया जा सकता है। न केवल शारीरिक रूप से अक्षम लोग, बल्कि किसी को भी अगर ऐसी स्थिति में असामान्य परिस्थिति महसूस होती है, असहज महसूस करते हैं अपने आप को, तो वहां से उसकी सहायता ले सकते हैं। सीआरसी के जो हमारे पुनर्वास व्यवसायिक हैं और जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी भी सहायता ले सकते हैं, या दूसरे अन्य जगहों से साइकोलॉजिस्ट से सहायता ले सकते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो, एक जगह पे बंद करके रहना तो किसी को भी बेहतर नहीं लगेगा। लेकिन ये वैश्विक महामारी का दौर है और इस परिस्थिति में हम सबकी अपनी सीमाएं हैं। सरकार के द्वारा जो जितने भी गाइडलाइंस आ रहे हैं वो लोगों की सुरक्षा के लिए है और इसका पालन करना हम सब लोगों का भी दायित्व है, ताकि अपनी सुरक्षा के साथ साथ समाज की सुरक्षा कर सके। सर, बहुत बढ़िया बताया सर आपने। अगला प्रश्न आया है, इन केस ऑफ ए पर्सन बोर्न ब्लाइंड एंड डेफ, देयर विल बी नो रिकॉर्डिंग ऑफ विजुअल एंड ऑडियो एक्सप्रेशन, सो हाउ डू दे थिंक? सॉरी सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? इनका कहना यह है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो जन्म से ही डेफ ब्लाइंड है, ऐसी स्थिति में देखने से और सुनने से संबंधित उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा, तो उसके बारे में क्या करें? बच्चा अगर डेफ ब्लाइंड है और उसको बचपन से ये समस्या है, तो उनका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में बहुत समस्या होती है। ऐसी परिस्थिति में माता पिता को शुरुआती दौर में ही पुनर्वास व्यवसायिकों की सहायता लेनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए। मेनली उसका जो प्रॉब्लम है वो है ओरिएंटेशन मोबिलिटी का, कम्युनिकेशन का, और जो अंदर से सेल्फ स्टीम उसके अंदर होना चाहिए। उन सारी परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। और अगर उनका रेसिडुअल हियरिंग है, रेसिडुअल विजन है, तो उसका अधिकतम इस्तेमाल करें। चूंकि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बच्चे का एज अभी की स्थिति में क्या है, जिस परिस्थिति में बच्चे को हुआ था उसका कॉज क्या था डेफ ब्लाइंडनेस का, ये सब के ऊपर पुनर्वास का जो प्रबंधन है वो निर्भर करेगा। और जरूरत के हिसाब से उनको हियरिंग एड, या अगर उसको देखने की क्षमता थोड़ी बची हुई है तो उसके लिए फंक्शनल विजन का ट्रेनिंग, ये सारी चीजों की जरूरत से उसकी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं। अगर विजन का या हियरिंग का बिल्कुल भी उसके पास इनपुट देना संभव ना हो पाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो अलग अलग मोडेलिटीज हैं उनको ट्रेनिंग देने का, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए हैंड ओवर हैंड मेथड या हैंड अंडर हैंड मेथड, इसके द्वारा बच्चे को पढ़ाना संभव हो सकता है। लेकिन अगेन मैं क्वेश्चन के साथ मतलब मैं एक चीज बतलाना चाहता हूं कि आज के डेट में वो बच्चे की उम्र कितनी है वो जानना जरूरी है, क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक है, हर एक के लिए प्लानिंग अलग होगी। सो एक ही ताले से सारी चाबियां, एक ही चाबी से सारे ताले नहीं खुलेंगे। सो प्लानिंग हमारी हवा हवाई नहीं हो सकती, उस बच्चे की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से इसका नियोजन करना संभव हो पाएगा। जी सर, आशा है दीप्तिलाल जी को उनके प्रश्नों के उत्तर भली भांति मिले। प्रीति कुमारी ने एक प्रश्न पूछा है सर जी, विकलांग बच्चों को किस तरह से समाज में रहने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए, बच्चा अपने आप को समाज में वांछित ना समझे? हाँ, वंचित ना समझे, इसके लिए तो लोगों को, सब लोगों को मिलकर के साथ आने की जरूरत है और ट्यूनिंग की जरूरत है, बेटर ट्यूनिंग की जरूरत है। देखिए, जब शुरुआती दौर होता है तो परिवार में जब बच्चे का जन्म होता है और उनको पता चलता है कि हमारा बच्चा डिसेबल्ड है या अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, तो परिवार में ही एक्सेप्टेंस की समस्या होती है। जब परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि मेरा ही बच्चा डिसेबल्ड क्यों, तो ऐसी परिस्थिति में जब धीरे धीरे करके उसको समझ में आ जाता है कि मेरा बच्चा देख नहीं सकता, मेरा बच्चा सुन नहीं सकता, या इसमें मानसिक समस्या है या दूसरी तरह की समस्या है, तो जब ये चीजें आती हैं तो सबसे पहले वो भाग करके जाते हैं ईश्वर की शरण में और कहते हैं हमारे साथ हमने ऐसा क्या गड़बड़ किया, किसका क्या बिगाड़ा जिसकी वजह से ये समस्याएं आई। लेकिन चूंकि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट संभव है, भगवान के पास दुआओं के में बड़ी ताकत होती है, मैं ये नहीं कह सकता, आस्था का प्रतीक है, लेकिन उसका सॉल्यूशन मंदिर या मस्जिद या झाड़ फूंक में संभव नहीं है। सो जब तक परिवार को ये पता चलता है और वो पूरी तरह टूट जाते हैं, खास करके जो माँ है
वो सबसे ज्यादा सफरर होती है उसमें। और उस परिस्थिति में जब उसको जरूरत पड़ती है और पता चलता है रिहैब प्रोफेशनल्स के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, तब तक बहुत लेट हो चुके होते हैं। सो बेटर ट्यूनिंग की जरूरत है कि जब बच्चे का जन्म हुआ है उसी समय से लेकर के उसका स्क्रीनिंग हो जाए, उसके बारे में पता चल जाए बच्चे में कोई समस्या है, कोई डिफेक्ट है, तो उसी समय डॉक्टर के पास जो उसका स्पेशलिस्ट है उसके पास पहुंचा जा सकता है और पहुंच करके इसका बेटर ट्यूनिंग करते हुए आगे रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो चैनलाइज किया जा सकता है। जब ये सारी प्रक्रियाएं आ जाएंगी तब तो उसका बेहतर समन्वय हो सकता है, जिसका समावेशन के रूप में हम जिसको नामित करते हैं। दूसरी परिस्थिति है कि शुरुआत में तो इनको इंटरवेंशन नहीं मिल पाया दिव्यांगजनों को, बच्चे बड़े हो गए, तो उस परिस्थिति में अब की स्थिति में उसके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर पाना डिपेंड करता है कि उसका आज का एज क्या है। आगे चल करके अगर कोई रिहैबिलिटेशन सर्विसेज या कोई थेराप्यूटिकल सर्विसेज या कोई मेडिकल क्लिनिकल सर्विसेज, सर्जिकल सर्विसेज किस तरह की जरूरत है उसको पूरा करना। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी सुविधाएं अवेलेबल हो सकती है। जो एडिप स्कीम है, एडिप स्कीम में भी सर्जिकल करेक्शन के लिए भी अलग से फंड है। राज्य सरकारों के पास भी सर्जिकल करेक्शन के लिए बहुत बड़ा फंड होता है जिसमें उनका सर्जिकल करेक्शन किया जा सकता है। अभी गोरखपुर में ही कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी यहाँ के सीएमओ साहब से, और उन्होंने बोला कि 50 लाख रुपए अभी भी इस बजट में हमारे पास पड़ा हुआ है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका कान का बाहर का जो पोर्शन है, जिसको पिनाप्लास्टी करने की बात करते हैं कि पिन्ना नहीं है, या जिसका क्लेफ्ट पैलेट की समस्या है जिसकी वजह से स्पीच एरर आता है, नेजलिटी आ जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों के लिए छोटे छोटे सर्जरीज के लिए सरकार के पास फंड होता है, उसको प्रॉपर चैनलाइज करने की जरूरत है। दूसरा सवाल जो उन्होंने बताया कि वो अपने आप को वंचित महसूस ना करे, उसके लिए तो सबको समग्र प्रयास करने की जरूरत है। वंचित तब तक महसूस करेगा वो व्यक्ति जब तक वो अर्निंग बॉडी नहीं हो जाएगा, और अर्निंग बॉडी करने के लिए उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना, उसको रोजगार का साधन उपलब्ध कराना, ताकि 2 पैसा कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। जब तक ये परिस्थिति नहीं होगी तब तक वो अपने आप को वंचित महसूस करता रहेगा, चाहे विकलांग हो या शकलांग हो। सर बिल्कुल सत्य सर, सबको एक साथ मिल करके प्रयास करने होंगे, एक दूसरे के भावों को, एक दूसरे की मर्यादाओं को कैसे विरोध किया जाए इसका ध्यान दें। रुचि पाल ने, अभी ये लोग बच्चे छोटे हैं तो प्रश्न भी बड़ा आनंदित पूछा है सर इसने, डेफ ब्लाइंड और ब्लाइंड ये दोनों क्या स्विमिंग कर पाते हैं? जी जरूर। जिस संदर्भ में मैंने बात किया था वो थेरापेटिक से रिलेटेड था, जब स्विमिंग की बात कर रहे थे हम, और उसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में स्विमिंग करने के लिए इनको दिया जाता है और उसको हाइड्रोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रोथेरेपी एक बहुत ही अच्छा थेरेपी है जिसमें पानी में बच्चों को ले जा करके और उसको स्विमिंग करने के लिए दिया जाता है। खास करके जिन बच्चों के साथ इसका फिजिकल डिसेबिलिटी का प्रॉब्लम है या दूसरे और डिसेबिलिटी की भी जो प्रॉब्लम है, जैसे हमने डेफ ब्लाइंड की बात करी या ब्लाइंड की बात करी, तो जब पानी में उनको लेकर के उतरते हैं तो उसका जो सेंसेशन उसको मिलता है, पानी का जो प्रेशर है, पानी की जो ठंडक है, और जो तैरने में हम लोग उनको फ्लोटर लगा करके तैरने के लिए ले जाते थे या दूसरे और जगहों पे जहाँ पे इस तरह के स्विमिंग पूल्स हैं, हम कभी भी नदी में या बाहर किसी तालाब में तैरने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा इस चीज से रोकना चाहूंगा लोगों को कि ऐसी परिस्थितियों में लोगों को जाने से रोके जहां पे आपका कंट्रोल नहीं है। मैं हमेशा थेरापेटिक्स के हिसाब से, हाइड्रोथेरेपी के हिसाब से तैरने की बात कर रहा था। तो रुचि जी को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी ब्लाइंड पर्सन को ऐसे जब तक उसको तैरना ना आए कहीं नदी तालाब में लेकर के बच्चों को जाने से बचें और ऐसा करने से दूसरों को भी रोके। हमने जो बात करी है वो हाइड्रोथेरेपी के संदर्भ में स्विमिंग की बात करी है। जी सर, अगर बच्चे में डेफ ब्लाइंडनेस के साथ हाइपर एक्टिविटी हो तो क्या करें? सर, हाइपर एक्टिविटी की कंडीशन के लिए एक तो आपको साइकोलॉजिस्ट की सहायता लेने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज हाइपर एक्टिविटी की जो समस्या है उसको उसमें एक ही चीज होता है कि वो हाईली एनर्जेटिक है और उसके एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। उनके पसंद की जो एक्टिविटीज है
वो अगर उनको देंगे तो उसमें लग करके थोड़ा टाइम गुजारना शुरू करेगा। हो सकता है शुरुआत में ये 1 से 2 मिनट का हो, वो धीरे धीरे बढ़ करके 5 मिनट का होगा, और साल भर 2 से 1.5 साल के प्रयास से हो सकता है वो 5 से 10 मिनट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो मूल जो प्रबंधन है वो हमारा उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए कि उसकी जो एनर्जी लेवल है उसको मेंटेन रखते हुए और हम उसको चैनलाइज करें, उसके पसंद की एक्टिविटीज के हिसाब से चैनलाइज करें। दूसरा इसका प्रबंधन थोड़ा योगा और व्यायाम के थ्रू भी है कि उनके एनर्जी का लेवल जो है उसको थोड़ा कम करने के लिए, हम ये नहीं कह सकते कि उनका एनर्जी लेवल कम करने के लिए उनका भोजन कम कर दो, लेकिन उनका मैनेजमेंट करने के लिए योगा का सहारा लिया जा सकता है, योगा की सहायता ली जा सकती है कि उनका एनर्जी लेवल अगर कम करेंगे तो वो एक जगह बैठ करके काम करने के लिए सोच सकते हैं। थोड़ा उन बच्चों को चैनलाइज करने की केवल जरूरत है, बस उनके पावर को। जी सर। जी सर, अब हम एक लास्ट प्रश्न ले लेते हैं सर। सर लास्ट है, व्हाट आर सम कॉमन कम्युनिकेशन मेथड दैट डेफ ब्लाइंड पीपल आर? कम्युनिकेशन मेथड, कॉमन कम्युनिकेशन मेथड बहुत सारे हैं कॉमन कम्युनिकेशन मेथड जिनके थ्रू डेफ ब्लाइंड बच्चे जो हैं वो बात कर पाते हैं। जैसे कुछ तो डेफ ब्लाइंड बच्चे जो हैं वो स्पीच एरर्स के साथ सही लेकिन बोल करके भी बात करते हैं। लोगों के दिमाग में जनरली ये प्रश्न उठता है या जनरली ये उनकी थिंकिंग होती है कि डेफ ब्लाइंड मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी सुनाई नहीं देता, पर ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है और ये एक मिसकंसेप्शन है, गलत अवधारणा है लोगों के दिमाग में। डेफ ब्लाइंड का मतलब आंख से देखने की समस्या और कान से सुनने की समस्या, बस इतना ही है। समस्या वो कितना गंभीर है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि हमारा प्रबंधन किस दिशा में जाएगा। लेकिन अगर बच्चे को चश्मा लगा करके दिख जाता है और कान में मशीन लगा करके उसको सुनाई पड़ जाती है और वो बच्चा एकदम नियर नॉर्मल लाइफ जीने के लिए कैपेबल है, डिपेंड करता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन हो जाए, समय से ये चश्मा और छड़ी उसको मिल जाए, चश्मा और कान की मशीन मिल जाए, प्रशिक्षण उसको ऑडिटरी ट्रेनिंग प्रॉपर मिल जाए, ओरिएंटेशन की मोबिलिटी की ट्रेनिंग उसको प्रॉपर मिल जाए, तो वो बच्चा नियर नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है। लेकिन यही कंडीशन अगर बिल्कुल डेफ ब्लाइंडनेस की कंडीशन सीवियर कंडीशन हो, प्रोफाउंड कंडीशन हो, तो प्रोफाउंड कंडीशन में उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। इनके जो कॉमन मेथड है बात करने के, उसमें फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू, जेस्चर्स के थ्रू, पॉइंटिंग के थ्रू, पाम प्रिंटिंग के थ्रू, हो सकता है कि कुछ बच्चे लिखित रूप में भी बात करें अगर उनका विजन बेहतर है तो, थोड़ा बेहतर है, थोड़ा उसका यूज कर सकते हैं। मैं जिस बच्चे की बात कर रहा था शुरुआत में, मुंबई का जो बच्चा जिसके साथ मैंने बतलाया कि हमारा एक अनुभव रहा था कि वो पंखा न चल पाया था जिसकी वजह से वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था पढ़ाने में, सर उसी बच्चे की बात करूं, वो असर सिंड्रोम से ग्रसित था। 2 बच्चे थे, संतोष रापोलो और नरेश रापोलो, ये दोनों दोनों भाई थे, जुड़वा तो नहीं थे पर 2-3 साल छोटे बड़े थे। और ये दोनों बच्चों में असर सिंड्रोम की कंडीशन थी, चूंकि ये हेरिडेटरी कंडीशन होती है। दोनों बच्चों का पता था कि 10 साल से 12 साल होते होते आगे की कंडीशन में ये कंप्लीट ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे हैं और दुर्भाग्य से उसको रोकने के लिए अभी मेडिकल साइंस उसके सामने बौना है। तो उस परिस्थिति में जेनेटिक काउंसलिंग अगर शुरुआत में किया जाए तो शायद ये संभव हो सके कि उसको रोका जाता, लेकिन बच्चे का एक बार जब जन्म हो गया और उसके बाद की परिस्थिति में इससे अगर है ग्रसित तो उसको रोक पाना थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग जब शुरुआती दौर में, मैं जब प्रशिक्षु अध्यापक के तौर पे वहां पे गया और टीचर को जब मैं देखता था कि टीचर इसको ब्रेल सिखाने में भी लगी हुई है और ये प्रिंटिंग, लार्ज प्रिंट पर भी काम कर रही है, तो हमको ये नहीं समझ में आता था कि जब लार्ज प्रिंट पर काम कर रही है, बच्चा सीख रहा है, देख रहा है, उसको यूज करता है अपने विजन को, तो फिर ब्रेल क्यों सिखाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ये जब कुछ दिनों का हमारा प्रशिक्षण हो गया और मैंने उसके बारे में पढ़ा कि असर सिंड्रोम की क्या कंडीशन है, क्या उसका डायग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस है, तो पता चला कि आगे आने वाले दिनों में उसको विजन पूरी तरह से लॉस्ट होने वाला है। तो शिक्षक उस हिसाब से उसका नियोजन की और उनको ब्लाइंड बनने से पहले चाहती थी कि ब्रेल का ओरिएंटेशन करा दे, नहीं तो उनका विजन लॉस होने के बाद अगर ब्रेल सिखाना शुरू करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में अचानक बच्चा शिफ्ट नहीं हो पाएगा और उसमें बिहेवियर इश्यूज आ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके
उसको ब्रेल के ऊपर भी ले जाना शुरू कर दी थी, ब्रेल सिखाना शुरू कर दी थी। तो इस तरह के मैनेजमेंट की जरूरत है। हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है। हो सकता है कि कुछ बच्चा जो है वो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करे, इसमें पाम प्रिंटिंग के साथ लिखने का भी काम करे, लिख करके संप्रेषण करे, कुछ बोल करके करे, कुछ संकेत भाषा में करे, कुछ विजुअल संकेत भाषा में करते हैं, विजुअल साइन लैंग्वेज में, कुछ टैक्टाइल साइन लैंग्वेज में बात करें। सो इस परिस्थिति के हिसाब से हर एक बच्चे का कम्युनिकेशन का मेथड जो है वो अलग अलग हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने 1 घंटे के जो अनुरोध आपसे था उसको 1 घंटे 36 मिनट तक हमारे बीच में आपने समय दिया। इसके लिए सभी जुड़े हुए 125 प्रतिभागी और वर्तमान समय में हमारे साथ 73 जो अभी तक हैं, इन सभी प्रतिभागियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े ही आनंद और बड़े ही उत्साह के साथ आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आपके द्वारा आज डेफ ब्लाइंड बच्चों के शैक्षणिक तकनीकी के विषय में जो चीजें बताई गई हैं वह अवश्य हमसे जुड़े हुए 125 जो प्रतिभागी रहे हैं उन सभी के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ नया जरूर रहा होगा और ऐसा रहा होगा जो अनुकरणीय रहा होगा। हमने भी कई पॉइंट उसमें ऐसे देखे जिन पर बात होनी बहुत आवश्यक थी, बहुत दिनों से उनकी चर्चाएं नहीं हुई थी। सो आपने उस ओर ध्यान आकर्षण किया और एक धरातलीय स्तर पर बहुत बेहतरीन तरीके से उस बात को स्पष्टतया सभी लोगों के सामने रखा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद तथा इस पटल की तरफ से आपको सादर प्रणाम एवं हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी श्रेष्ठ जन हैं, हमारे बड़े भाई दीपक जी, हमारे सहयोगी प्रदीप जी सीआरसी पटना से और सोनिया मैम सीआरसी सोनिया मैम टीसीटीवीएच लखनऊ से, सीआरसी से विकास सर, लालचंद सर टीसीटी वहां सीआरसी पटना से, इत्यादि जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी की तरफ से मैं आपको बारंबार धन्यवाद करता हूं, बारंबार निवेदन करता हूं कि आपका स्नेह हम लोगों तक ऐसे बना रहे। हम लोगों के बीच में आपका आशीर्वचन, आपका विद्युत जन, आपका विद्युत ज्ञान हम तक पहुंचता रहे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ, सभी बातों के साथ, सभी श्रेष्ठताओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए व्यक्तिगत स्तर के सादर प्रणाम आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आए और ओजस्वी भाषण के लिए और ओजस्वी ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपक सर। सर सभी प्रतिभागी कर ले, हम लोग आपस में कुछ चर्चा कर लें। दीपक सर, बड़े दिन बाद सर कुछ आशीर्वचन के लिए मिले हैं, अवश्य ही हालचाल आप करें। लगभग 15 वर्षों के बाद मैं पहली बार सुन पाया हूं सर से। जी अपने प्रदेश में रहते हुए भी हम लोग अनजान थे, सुन नहीं पाए थे। आपके पटल के माध्यम से आज अवसर मिला सर को सुनने का, और आज भी लग ही नहीं रहा है कि उम्र सर की कार्य क्षमता पर कहीं प्रभाव डाल रही है। ये तो कार्यात्मक नशा होता है बड़े भाई। ये तो आप देखिए, सर ने 1 घंटे के सेशन को आगे बढ़ाया और कोई प्रश्न लेने से मना नहीं किया। और मुझे लगता है कि अगर कोई प्रश्न और आए होते या मैं रखा होता तो सर भली भांति उसके उत्तर देते, उसमें कहीं बिल्कुल तरीके से जैसे लवरेज है हमारे साथ। बिल्कुल सर, आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, निश्चित रूप से ये अपेक्षा रहती है हम लोगों को। तो सर आपका और भी